नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो बाजार ने लगातार नई ऊंचाई दिखाई है और जिस तरह से ग्लोबल बाजारों से संकेत है, अमेरिकी बाजारों से या फिर एशियाई बाजारों से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उससे उम्मीद ये है कि तेजी का सिलसिला आज भी बरकरार रहेगा। हालांकि आज अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो आपके लिए कौन सी लेवल्स क्रूशियल होंगे, कहां पर आपकी नजर रहनी चाहिए, एफआईसी संकेत क्या है, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, समग्रता के साथ सिलसिलेवार ढंग से एक एक चीजें बारीकी से आपको हम समझाएंगे और ऐसे ऐसे स्टॉक्स अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से चुन के लेकर आएंगे जो आपकी कमाई को जरूर बढ़ाएंगे। नमस्कार। तो इस शो की शुरुआत करेंगे और देख लेते हैं कि 4 तस्वीरें कौन सी हैं जहां पर आज बाजार का फोकस रहेगा खास तौर पर। तो ग्लोबल बाजारों में तेजी का ही माहौल है। अमेरिकी बाजारों में देखेंगे तो अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हैं और उसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स 260 अंक चढ़ा है। जो लेबर मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं, जो आंकड़े हैं, वो मजबूती के संकेत दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे कि 26,340 पर आपको गिफ्ट निफ्टी दिखेगा और ये मजबूती हालांकि हल्की है क्योंकि बाजार ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड हाइज अमेरिका में बन रहे हैं लगातार। तो ग्लोबल बाजारों का मूड ठीक है। हांगकांग के बाजार अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 2-2.5% के आसपास की मजबूती है और चाइना में भी हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ जो स्टिमुलस मेजर्स लिए जा रहे हैं उसका फायदा मिल रहा है। अब हाउसिंग को लेकर भी सरकार वहां पर विचार कर रही है कुछ बड़े ऐलान करने को लेकर, तो ये चीज भी फोकस में है। आईटी शेयर फोकस में आज रहेंगे क्योंकि एक्सेंचर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंसल्टेंसी वाली ये कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल भारतीय कंपनियों की तरह ही है, मैच करता है। नतीजे शानदार आए हैं। एआई कारोबार को लेकर कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। गाइडेंस इन्होंने अपना इंक्रीज किया है, हालांकि अनुमान से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन फिर भी अच्छे नतीजे और शेयर में 6% के आसपास का हमने उछाल दिखा है। शुगर शेयरों पर आज नजर रहेगी क्योंकि ये सरकार एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है और शुगर कंपनियां काफी लंबे समय से एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ाने की डिमांड कर भी रही थी। तो आज शुगर शेयर पूरे के पूरे हो सकता है कि हमें एक्शन में दिखेंगे। लेकिन यूबीएस की फार्मा सेक्टर को लेकर रिपोर्ट आई है। सन फार्मा, सिप्ला, इन कंपनीज को लेकर रिपोर्ट है और जो टारगेट्स हैं वो है करीब करीब 25 से 30% ऊपर के यूबीएस की तरफ से। कुछ कंपनीज पर सेल की रणनीति भी है। तो कौन सी कहां पर बुलिश है यूबीएस, कहां पर बेरिश है, ये पूरा का पूरा लेखा जोखा आपके सामने हम थोड़ी देर में रखेंगे। तो ये 4 बड़े संकेत आज बाजार के लिए काम करेंगे। तो ठीक है, ये ट्रिगर्स जहां पे आज बाजार की रहेगी नज़र। बड़े पूरा हफ्ता जो है काफ़ी शानदार देखने को मिला और इस पूरे हफ्ते हमने देखा ही है कि निफ्टी 50 किस तरीके से नया रिकॉर्ड बना रहा है, बैंक निफ्टी में किस तरीके का उत्साह है, पर पूरा सपोर्ट जो है वो ग्लोबल बाज़ारों से भी मिला है। आज के लिए समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाज़ारों से क्या कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। आज आईटी काउंटर्स पे फोकस रहेगा, साथ ही कमोडिटीज़ की चाल कैसी है। अभिषेक, आपसे ही समझना चाहेंगे, बताइए क्या कुछ अपडेट है ग्लोबल मार्केट से। गुड मॉर्निंग। सृष्टि, अगर हम एक लाइन में कहें गुड मॉर्निंग, एक लाइन में अगर कह दें तो हर तरफ तेजी है। चाहे आप सोना को देख लीजिए, एशियाई बाजारों को देख लीजिए, अमेरिकी बाजारों को देखिए, तो तेजी का जो माहौल है ना उसमें कोई स्पीड ब्रेकर ऐसा दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं उम्मीदें इस बात की हैं कि इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए जो भी मंदी की बातें हैं उनको पूरी तरह से खारिज करने के लिए जो फेड का अग्रेसिव रेट कट का स्टांस है वो शायद जारी रहेगा। और वो इसलिए भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि जो आंकड़े आए हैं, आर्थिक आंकड़े कल के सत्र में, वो बहुत ही मजबूत आए हैं। वीकली जॉबलेस क्लेम्स के जो आंकड़े आए अनुमान से वो कम आए हैं, तो एक पॉजिटिव चीज है। लेबर मार्केट को लेकर स्ट्रेंथ साफ साफ दिख रही है अमेरिकी बाजारों में। जो दूसरी तिमाही के जो जीडीपी के जो नंबर आए हैं वो भी 3% पर आए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जीडीपी ग्रोथ यहां से और थोड़ी सी मजबूती की तरफ बढ़ेगी। और इस हफ्ते की अगर बात कर लें, यानी कि अब तक 4 सत्र जो बीते हैं अमेरिकी बाजारों में, उसमें 4 में से 3 बार हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं। कल का ब्रीदर लिया था हमने, परसों के सत्र में डाउ जोन्स को देखा था कि थोड़ी सी गिरावट वहां पर देखी थी, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन कल फिर से तमाम इंडेक्स जो तीनों की तीनों जो बड़े इंडेक्स हैं, डाउ, नैस्डैक, एस&पी, वहां पर हमने तेजी बनते हुए देखी। और अगर हम वीकली बेरोजगारी दावे की बात करें तो अनुमान था 2.24 लाख का और आया है आंकड़ा 2.18 लाख का। एक सेगमेंट जो कल बजिंग था वो था चिप वाली कंपनीज का। माइक्रोन जो कि चिप मेकर है, उसका शेयर हमने 15% चढ़ते हुए देखा। अगर हम बाजारों की बात करें तो हालांकि एक जो संकेत है हमारे लिए पॉजिटिव है, क्रूड थोड़ा सा और नरम हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव 71
डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है, क्योंकि लीबिया से उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ने की उम्मीद है और ये चीज हमने कल भी हाईलाइट की थी। बाकी जो वहां पर संघर्ष चल रहा है मिडिल ईस्ट में, बाजार उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट करके चल रहा है। हालांकि अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड नए रिकॉर्ड लगातार बना रहा है। 7-8 सत्र की लगातार तेजी हो गई है। आप अगर MCX पर देखेंगे तो 76,000 77,000 डॉलर रुपए के आसपास पहुंच गया है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें, $2700 के ऊपर निकलकर गोल्ड कारोबार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना गजब की स्थिति है कि इक्विटीज में भी तेजी है और गोल्ड में भी तेजी है। आमतौर पर होता क्या है कि जब इक्विटी मार्केट थोड़े से नरम होते हैं तो सेफ हेवन डिमांड सोने की बढ़ती है, लेकिन ये दोनों चढ़ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि बाजार में लिक्विडिटी का जो फोर्स है वो बहुत ही कमाल का है और उसके चलते ही हम पूरे ग्लोबल बाजारों में रैली देख रहे हैं। US 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें 3.8% के आसपास है, थोड़ा सा बढ़त है। डॉलर इंडेक्स की बात करें ज्यादा चेंजेस नहीं है, 100.7 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है। लेकिन एशिया बाजारों से आज माहौल बहुत ही हमें शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हांगकांग के बाजार में करीब करीब 2% 2.5% के आसपास की मजबूती है और बाकी एशियाई बाजार हैं वहां से भी हमें आज मजबूती के ही संकेत मिल रहे हैं। शंघाई देखिए या फिर बाकी बाजार, हालांकि निकाई में नरमी थोड़ा सा सुस्त शुरुआत है, उतनी तेजी नहीं है, लेकिन चौतरफा तेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भारतीय बाजारों के लिए निश्चित तौर पर एक ट्रिगर का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लगातार तेजी दिखा रहे हैं। तो जरा FIs की DIs की पोजीशनिंग को समझ लेते हैं कि अच्छा उनका क्या स्टांस है, और निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर रणनीति समझ लेते हैं, क्योंकि हमने समाप्ति की है सितंबर सीरीज की 4.5% के आसपास के गेंस रहे निफ्टी में। डिब्बी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार आंकड़े जरा बता देते हैं कि FI से किस तरह के आंकड़े आए हैं, उसके बाद एक एक करके हम बाकी सारी चीजें डिब्बे के सामने रखेंगे। कल कैश मार्केट में हमने देखा कि FIs की 630 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। 2 दिनों की बिकवाली के बाद फिर से बाइंग में परिवर्तित हुई है। लेकिन जो आंकड़ा नोटिस करने वाला है वो है इंडेक्स ऑप्शंस का। 1,11,198 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है। डिम्पी, इंडिकेशन क्या है ये, इस आंकड़ों को कैसे समझें, और ये बताइए कि लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की है? देखिए, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि FIs आ जाएंगे इंडियन मार्केट में? 100% तो होंगे नहीं, ये बात सच है। 90% तक होंगे, 80% तक होंगे। बाय द वे वो 80% तक आ चुके हैं कल ही। कल जब 200 पॉइंट आपने 26,000 के ऊपर 26,200 दिखाया, ये उन्हीं FIs की ही वजह से हुआ, और इसमें रिटेल ने फिर से कोई ज़्यादा बड़ा पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, रोल ओवर के नंबर्स, ओपन इंटरेस्ट की फिगर्स, ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि रिटेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम था और इंस्टीट्यूशनल का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज़्यादा था। मैं एक और नंबर पे आपके सामने निगाह पे डलवाऊंगा, वो है 1,00,000 करोड़ रुपए का ऑप्शंस के अंदर का ट्रेड होना। और इस 1,00,000 करोड़ का 90% कल जब ट्रेड हुआ है वो सिर्फ निफ्टी पे ही हुआ है। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक और पॉइंट भी बता देता हूं, जो मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर में काउंट करता हूं, वो है ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का। 6,41,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ अब आप नई सीरीज़ में आए हो। ये हैवी सीरीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले FIs के नंबर को थोड़ा इससे कनेक्ट कर देता हूं। देखिए, बाज़ार के अंदर 26,000 के आसपास हाथ बदला होना था। कल जब एक्सपायरी थी तो आपको ये बात अच्छे से पता है, हम खुद स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चलाते हैं कि 10 में से 9 लोग घाटा करते हैं, 1 लोग फ़ायदा करेगा। तो 1 लोग में से ये आप डैम श्योर समझ लीजिए कि वो रिटेल नहीं होगा, वो कोई और होगा। वो कौन हो सकता है? जिसको राइटिंग करनी आती है, या जिसके पास एनफ फंड्स है, या जिनके पास एल्गो ट्रेड्स हैं, या जिनके पास टेक्नोलॉजी का बेहतरपन है, या जिनको ये मार्केट का मोमेंटम बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये सारी चीज़ें कल इंडिकेट कर रही थी कि कल मार्केट के अंदर 26,000 के आसपास का रखने वाले स्टॉप लॉसेस को कल मार्केट ने एक राउंड की तेज़ी के साथ उनको भी समेट लिया, और जाते जाते सितंबर सीरीज़ के जाते जाते भी उनसे पैसे ले लिए जिन्होंने शॉर्ट किया था। और अगर आप हमको गौर से सुनते हैं तो हमने कई बार आपको बताया कि बाज़ार महंगा हो गया है, हीट अप हो चुका है, लेकिन सेल के सिग्नल नहीं आए हैं। ये बात मैंने कई बार अलग अलग मौक़ों पे आपको बताई है, और आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 80% FIs की लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है, 80%।
ये एवरेज होती है 75-76। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1-2% से और बढ़ेगी नहीं, इससे ज़्यादा एफआईज इंडियन मार्केट में नहीं आएंगे। सारा माल के एफआईज खरीद के बैठेंगे क्या, है ना? तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं, और हो भी गया तो टिकेगा भी नहीं। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय हम बाजार के ऑल टाइम हाई के जश्न मना रहे हैं, इस ऑल टाइम हाई के पीछे एफआईज का नंबर भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही है, अपने चरम पे चल रहा है। वो करीब 79% लॉन्ग है। एक चीज़ मैं चलो और भी आपको बता देता हूँ, वो है डीआईज का और रिटेल का नंबर। कल आपको ये बात तो हैरानी हो रही होगी सुन के कि एफआईज ने और ख़रीद लिया 80% तक आगे। तो एक और हैरानी का आंकड़ा बता देता हूँ कि रिटेल ने किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, उनकी होल्डिंग्स 34% पे ही लॉन्ग हैं, जस की तस। तीसरा नंबर भी आपको मैं बता देता हूँ, वो है डीआईज की होल्डिंग का। वो होल्डिंग है 39%। कल जब बाजार चल रहा था तो डीआईज भी अपना माल बेच रहे थे। ये सोच के देखो, जिनको डिप्लॉयमेंट की दिक्कत है, उन्होंने जो डिप्लॉय भी कर रखा है छोटा मोटा 40%, उन्होंने भी कल अपना 2% माल बेचा है। एथिकली देखा जाए तो इस रेशो का वो 5% बनता है, क्योंकि 40% का 10% 4 होता है और 2 5% होता है। तो कल 5% डीआईज ने अपनी होल्डिंग को और सिस्टम में से कम कर लिया। ये 100% मैं पूरा क्रेडिट एफआईज लेड और ग्लोबल मार्केट्स और चर्निंग को दे दूंगा। मैं इसमें लिक्विडिटी को ज़्यादा रोल नहीं दूंगा। मैं इसमें ग्लोबल मार्केट्स को, मैं इसमें एफआईज की होल्डिंग्स को, इसको सबसे ज़्यादा रोल दे रहा हूँ कि जो मार्केट को यहाँ तक सितंबर सीरीज़ में लेके आए। क्या अक्टूबर सीरीज़ में ही ऐसा होगा? देखिए, एफआईज को देख के मेरे को ऐसा लगता नहीं है। एफआईज अगर यहीं पे खड़े रह गए तो हल्की फुल्की सी चर्निंग कराएंगे या साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। अगर एफआईज ने थोड़ी भी सेलिंग की, थोड़ी भी सेलिंग का मतलब मैं यहाँ से 10% मान के चलता हूँ, तो 10% सेलिंग में आपको अपॉर्चुनिटीज़ 25,800 की 100% मिलेगी। ये भी आप मेरे से लिखवा लीजिए, 25,800 आपको मिल जाएगा। तो आप अभी जल्दी मत करना। ये एफआईज के नंबर मैं सब कॉन्क्रीट करके आपको बता रहा हूँ। अभी जब निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करूँगा तब आपको और बता दूंगा। एक और चीज़, जैसे मैंने आपको नोटिस कराया था, एक्सपायरी की ही वजह से 1,11,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन का नंबर आया, जो इस महीने में शायद दूसरा बड़ा नंबर है। पहला या दूसरे में से एक होगा, मैंने गौर से चेक नहीं किया, लेकिन 1 लाख करोड़ का नंबर इस सीरीज़ में एक या दूसरी बार आ रहा है। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में आता है, सीरीज़ की क्लोजिंग में आता है, क्लोजिंग में आया है। तो आपने सब चीज़ें अच्छे से डिस्काउंट कर लिया। जो आप जश्न मना रहे हो उसके पीछे जो जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें अवेलेबल थी, और वो चीज़ पर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चौतरफा अच्छे ट्रिगर्स, बढ़िया क्लोजिंग, और अक्टूबर सीरीज में आके हम खड़े हो गए हैं। डिम्पी, चर्चा हो रही थी पहले कि नहीं, निफ्टी के लिए जो एक हर्डल का काम करेगा वो है 25,200 का। 25,200 भी कल निफ्टी ने 26,200 पार किया, 250 तक इनफैक्ट पहुंचा। और आप बता रहे हैं कि एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग जो है 80% पर पहुंच गई है। तो कितनी गुंजाइश अब बचती है निफ्टी के ऊपर जाने को लेकर? हालांकि अक्टूबर सीरीज में आप देखेंगे तो ट्रिगर्स भी ढेर सारे हैं, नतीजों की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, फेस्टिव सीजन की बाइंग होगी, तो सीरीज तो मतलब काफ़ी हैपनिंग रहने वाली है। आज के लिए क्या आपका सलाह है? देखिए, मैं निफ्टी सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अक्टूबर के अंदर हमारे पास 2-4 चीज़ें हैं जो नोटिस करनी है। अच्छा, मैंने अक्टूबर का ना एक डाटा भी मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास है डाटा, मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सेल का नंबर है इसमें, है ना? तो आपको नेगेटिविटी भी आती है अक्टूबर के अंदर, और काफ़ी अच्छी भी आ सकती है। मैं नेगेटिव अभी बोलूँगा नहीं, ना ही कोई इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन मैं आपको रफ बता रहा हूँ कि हाँ, मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर भी बन सकता है, अगर भविष्य में कभी भी प्रेशर बना तो। 2024 के अंदर अक्टूबर के अंदर, इस समय अभी हम आए नहीं, लेकिन 2023 के अक्टूबर के अंदर -2% है, 22 के अक्टूबर के अंदर 5% पॉजिटिव है, और 21 के अंदर हम फ्लैट थे। तो पिछले 3 साल में से ये समझ में आता है, अगर आप कैरी फॉरवर्ड अच्छा लेके आए हो तो आप उसको रिवर्स भी करते हो। आप सितंबर से अक्टूबर चेक करना पिछले 3 साल का डाटा, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैं इस बैक टेस्टिंग वाले डाटा को भी 1 मिनट के लिए इग्नोर कर देता हूँ। मैं 2 डाटा और रखता हूँ आपके सामने, आप अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछना और अपनी स्टडी भी करना इस पर। पहला, 6,41,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने निफ्टी के अंदर एंटर किया है। ये बहुत भारी सीरीज़ है। ये ऐसा ही है कि आप एक बुलडोज़र को ले आए हो सड़क पे चलाने के लिए, और उसको आपको धक्के से चलाना है। आप कितना चला पाओगे आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लो।
अगर पेट्रोल या डीजल उसके अंदर डला हो तो अलग बात है, तब तो चल ही जाएगा जहाँ तक चलाओगे। लेकिन मैंने बोला कि इसके अंदर डीजल नहीं है, लेकिन ये है रोड रोलर या बुलडोज़र, तो आपको धक्के से चलाना है। तो आपको लगा होगा कि कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 10-12 लोगों को बुलाना पड़ेगा, तब तो आगे ये रोड रोलर हिलेगा। तो कुछ ऐसा ही आप निफ्टी को मान के चलो। निफ्टी बहुत भारी होके इस बार सीरीज़ के अंदर आया है। 6,41,000 कॉन्ट्रैक्ट कम नहीं होते हैं। मैं आपको एक और डाटा बताता हूँ, कम से कम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को बाहर निकलना होगा बाजार को चलने के लिए। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को बाहर आना होगा। ये बाहर अगर अनवाइंडिंग करके आए तो आप बहुत स्पीड से नीचे आओगे, यानी कि 25,800 को टेस्ट कर सकते हो, 26,000 भी आज में भी टेस्ट कर सकते हो। अगर ये बहुत स्पीड से नीचे नहीं आए, धीरे धीरे करके आए, तो हो सकता है आप 26,000 को बचा दो कंसोलिडेशन के नाम पे। लेकिन चलते समय 6,41,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप बहुत मुश्किल से चल पाओगे। इसलिए मैंने कल 200 पॉइंट का जो लेवल मैंने ही आपको दिया था कि 26,200 तक मेरे को मैक्सिमम लगता है इस सीरीज में, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और आप एग्जैक्टली देख लो 26,200 पे ही बाजार ने अपने आप को बंद किया है। मैं एक और कैलकुलेशन बता देता हूं, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पे और रेजिस्टेंस पता नहीं लगते, तो 150 पॉइंट मैं और जोड़ देता हूं। ये ओपन इंटरेस्ट और एक और नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, वो है पुट कॉल रेशो का। 1.37 पे पुट कॉल रेशो चल रहा है इस समय। 1.45 से हम महंगा मानने लगते हैं, तो आप 1.3537 पे हो, 1.45 पे आप महंगे होने लगते हो, तो आप ओवर हीटेड वाली कैटेगरी में ऑलरेडी हो। आप ऐसा नहीं कि कल नहीं थे, कल भी थे, लेकिन कल एक्सपायरी की इंपैक्ट की वजह से 200 पॉइंट आपके अकाउंट में और गिरने पड़ गए। लेकिन क्या आज फ्राइडे का सेशन, जब नया सीजन शुरू हो रहा हो, नई सीरीज शुरू हो रही हो, क्या ये 200 पॉइंट आपको और मिलेंगे? ना तो ये इंडिया विक्स आपको बता रहा है, 12 का इंडिया विक्स है, 12 का इंडिया विक्स। आप 15 के इंडिया विक्स पे 300 पॉइंट चलते हो, 12 के इंडिया विक्स पे आपको बामुश्किल से 100 पॉइंट चलने का अधिकार है। ये विक्स की कैलकुलेशन के बेसिस पे बोल रहा हूं मैं। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा कि और कितना ऊपर आ सकते हैं, तो मैंने उसमें 150 पॉइंट और जोड़े हुए हैं। लेकिन मैं बोलूँगा 150 पॉइंट बहुत खतरनाक है। इस 150 पॉइंट को कमाने के लिए हो सकता है मुश्किल हो। एक आरोप आप मेरे पे ये लगा सकते हो कि सर कल भी आपने हमको मना कर दिया, कल मेरे से 200 पॉइंट छूट गए। लेकिन मैंने प्रोफेशनल लोगों के लिए मना नहीं किया था। ये मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि जो हार्डकोर प्रोफेशनल लोग हैं वो सिस्टम में रहें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीधा लेके छोड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए बाजार अभी बहुत महंगा है। मैं निफ्टी के पक्ष में नहीं हूँ खरीदारी के, मैं आज भी बैठूंगा। मेरे को कल 200 पॉइंट जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे को पता वो एक्सपायरी की ही वजह से आए थे। लेकिन बिना एक्सपायरी के 200 पॉइंट जोड़ूंगा तब मैं उसको नोटिस करूंगा। तो मेरे लिए आज पुट कॉल रेशो, एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस, मार्केट की ट्रैजेक्टरी, उसकी चर्निंग को देख के लगता नहीं कि बाजार बहुत ऊपर आएगा। मैं 26,350 के टारगेट और 26,000 का पहला सपोर्ट, 25,800 का दूसरा सपोर्ट आपको बता रहा हूं। नए वाले मेरी तरफ से ना हैं, पुराने वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। 26,000 का लगाना चाहें और अच्छी बात है, उसके नीचे का लगाना चाहें उनकी मर्जी है। तो मेरी तरफ से ये है, तो शॉर्ट वॉट करना नहीं है। एक और चीज़, आप एक भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, क्योंकि हम नई सीरीज के साथ शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट डे कोई भी बैन में नहीं है। ये पॉइंट भी मैं आपको नोटिस करा देता हूँ बैक टू बैक। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की। पर चलिए अब निफ्टी बैंक पे एक बार चर्चा करना चाहेंगे डिम्पी। वहाँ पे क्या कुछ डेटा पॉइंट बिल्डअप हो रहा है, और लॉन्ग और शॉर्ट वालों को क्या कैसे पोजिशनिंग लेनी है, कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है, वो भी बताइए। ठीक है, वो भी बताता हूँ। उससे पहले मेरा एक रोल ओवर का नंबर मेरे से छूट गया, मैं निफ्टी का वो आपको बताता हूँ। 79% का, ये 79% का रोल ओवर आया निफ्टी पर, जो कि अच्छा है। 81-82% की एवरेज बनती है 3 महीने की, तो 79% का रोल ओवर आया। ये कुल मिला के ठीक रोल ओवर में से एक है। ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, बता रहे थे ना निफ्टी का। अब आपने बैंक निफ्टी का क्वेश्चन पूछा, बता देता हूँ। देखिए, कल परसेंटेज में और कन्विक्शन में, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी के सौदों की ऑप्शंस को फंसाया, उसकी वजह से 200 पॉइंट का मोमेंटम लेके आया गया। लेकिन कल बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग हम बैक टू बैक 3 दिन से देख रहे हैं, और उसके अंदर हमने 54,500 तक का टारगेट डाला। आप नंबर चेक कर लो, 497 पे इसके फ्यूचर बंद है। 121 पॉइंट का प्रीमियम में अगर उड़ा भी देता हूं उसमें से, तब भी आप 54,300 के आसपास बंद हुए हो। तो आपके पास 54,500 तक का टारगेट है। जब हम सीरीज की शुरुआत, क्योंकि इसके 1 डे बिफोर शुरुआत हो गई थी, तब भी हमने आपको ये नोटिस कराया था कि गलती से भी बैंक निफ्टी का शॉर्ट मत करना, और बैंक निफ्टी के बारे में अभी सोचो मत, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी
करीब है 1000 पॉइंट तक की बढ़त, और कल इसमें से करीब 250-300 पॉइंट और चले गए, यानी कि बढ़ गए। और ठीक है, उससे एक दिन पहले भी बढ़े थे 200 पॉइंट करीब, तो 500 पॉइंट ऑलरेडी बाजार लेके आ भी चुका है सीरीज के अंदर आते ही, अक्टूबर के अंदर आते ही। तो लेकिन अब आपको एक पॉइंट का नोटिस करना है, 54,000 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। अगर आप मेरे से पूछें रिवर्स करके कि आप क्या इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, मेरी तरफ से मना है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटल, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं अपने आप को, एक्सपेरिमेंटल और लैब टेस्टिंग कर रही हो छोटी मोटी, तो बैंक निफ्टी के साथ ही करना। निफ्टी के साथ लॉन्ग पोजीशंस वाले अभी टेस्टिंग वेस्टिंग मत करना, बैंक निफ्टी के साथ कर लो, अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है। 200-500 पॉइंट तो देखेगा भी नहीं, जब ये उड़ाने पर आएगा तो अभी चलने पर आएगा। ठीक है, एक और चीज, इसका भी पुट कॉल रेशो आ तो 1 के ऊपर गया है, बट वो बहुत महंगा नहीं है। इसका पुट कॉल रेशो इस समय जो चल रहा है वो करीब 1.06 पे है, तो बहुत महंगा नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, अभी भी इसमें स्टीम बाकी है। इसके ऑल टाइम हाई लगने के बाद इसका जो मोमेंटो है वो उतना फास्ट नहीं रहा जितना निफ्टी का और चलने पर रहा। तो आप थोड़ा बहुत इसमें चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से तो मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे आप करेंगे, मैं बोलूँगा मैं तो नहीं करूँगा। ठीक, तो ये मैंने अपना भी बता देता हूँ आपको साफ साफ। तो आप स्टॉप लॉस टारगेट की 54,000 आपका स्टॉप लॉस, 53,800 आपका स्टॉप लॉस, 54,500 आपका टारगेट, 54,800 आपका टारगेट। तो 53,800 से लेके 54,800 के बीच में ये पूरा बैंक निफ्टी घूमेगा पहले 2-4 दिन सीरीज के। एक और नंबर भी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ी हैरानी भी होगी आपको। निफ्टी जितना महंगा और हैवी होके आया है, बैंक निफ्टी उतना लाइट और हल्का फुल्का होके आया है। 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट इसके सिर्फ अक्टूबर सीरीज में है, जबकि एवरेज में भी 1 लाख 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, तो उससे भी थोड़े कम है। तो बैंक निफ्टी लाइट है अभी, बट निफ्टी हैवी है। तो निफ्टी को छोड़ना होगा, बैंक निफ्टी को पाना होगा। तो ये चर्निंग आप देखेंगे 2-4 दिनों में दिखेगी कि निफ्टी हल्का हल्का रुकता जाएगा, बैंक निफ्टी हल्का हल्का चलेगा। तो ये हो सकता है आपको चर्निंग कुछ दिनों में दिखे। ऑप्शंस ट्रेडर्स जल्दी से आना नहीं मार्केट के अंदर, अभी नई नई सीरीज शुरू हुई है, प्रीमियम ऑलरेडी थोड़े ज़्यादा हैं, कॉल्स और पुट के आर्टिफिशियल प्रीमियम राइज होके आते हैं सीरीज में। तो 1-2 दिन थोड़ा ठंडा बैठ जाना। आज फ्राइडे का दिन है, थोड़ा इंडेक्स को छोड़ के अलग अलग जगहों पर ज़्यादा ध्यान देना। आज इंडेक्स टिपिकली मैनेजमेंट का काम करेगा, और वो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी को हल्का हल्का अपने पास क्लोज रखेगा और निफ्टी के अंदर हल्के हल्के क्रैक डालना शुरू करेगा। देखते हैं आज कार्यक्रम में, आपको आगे पता भी लग जाएगा। ये डाटा की जितनी स्टडी थी मैंने आपके सामने रख दी है, एंड आई होप कि आपको काफ़ी समझ में भी आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम कोई पॉइंट मिस कर देते हैं, आपको पॉइंट अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, तो आप हमको व्हाट्सअप करके, हमारे नंबर्स ऑलरेडी आपके पास होंगे, ज़रूर लिख के भेजिएगा। हमें ठीक करने में और अपने आप को और अपग्रेड करने में बड़ी खुशी होती है। आप हमको बताएंगे तभी हम अपग्रेड भी कर पाएंगे। वैशाली पारिक, अक्षय पी भागवत मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं समझ सकता हूं कि फ्राइडे का सेशन है, थोड़ा निकल के आना, मार्केट की सीरीज़ खत्म हुई, नई सीरीज़ में आना, सुबह सुबह समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए डबल वाला थैंक यू आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वैशाली, पहले तो जितने पॉइंट्स हमने रखे उसमें से अगर कहीं भी हमारे से कोई गलती या कोई पॉइंट हमने गलत उसका एनालिसिस किया, उसको ज़रा ठीक करना। आप अपना एनालिसिस भी उसके अंदर जोड़ दीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर प्लीज़। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ने। डिम्पी जी, आपने बहुत ही पेशेंटली एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक मेरा व्यू भी एकदम सिमिलर है। तो हमने जैसे वीकली टारगेट रेजिस्टेंस जो हम प्रोजेक्ट करते हैं फॉर द वीक, तो 26,200 जो हमारा टारगेट था वो आ चुका है। तो जैसे कि आपने कहा, तो आई थिंक नाउ निफ्टी डेफिनेटली कंसोलिडेट कर सकता है, एंड बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा तेजी दिख रही है बिकॉज 54,250 वाज द हर्डल। वो जो हाई जो प्रीवियस हुआ था वो 2-3 दिन लगा है और कल क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंकों में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक तो इज द लीडर राइट नाउ, और साथ साथ पीएसयू बैंक जैसे कि एसबीआई ने भी साथ देना शुरू किया है। तो बैंक निफ्टी के फर्दर हाई प्रोजेक्टेड टारगेट्स अभी भी ओपन है, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कंसंट्रेशन रह सकता है और निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी एक क्रूशियल टारगेट रेजिस्टेंस मिल चुका है। बट हैविंग सेड दैट, उसका मतलब ये नहीं है, अभी सपोर्ट लेवल्स हम एलिवेट करेंगे। 25,850 का सपोर्ट बनेगा और नेक्स्ट टारगेट की राह देखेंगे टुवर्ड्स 26,500। सो ये व्यू फिलहाल बन रहा। ठीक है, डन। तो आप भी बैंक निफ्टी को लेकर थोड़े बुलिश दिख रहे हैं और निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन दिखता है। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, हमने कहीं भी शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन आपको नहीं बता रहे हैं,
लेकिन बाजार थक रहा है, थोड़ा ठहराव आ रहा है। ठहराव आने में और थकावट होने में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं सिर्फ चलते चलते बैठा हूँ, मैं भी हारा और थका नहीं हूँ। ये मार्केट की टोन और लैंग्वेज है, अगर आप मेरे से लैंग्वेज के फॉर्म में समझें। और ये बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा अच्छे से लाउड एंड क्लियर बोल रहा है। बोले बोलता कैसे है? बोलता है, अगर आप ढंग से सुनेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी बोलता भी है। खैर आगे बढ़ते हैं, अक्षय विभागों से जरा समझ लेते हैं कि उनके लेवल्स कौन से हैं। अक्षय सर, आज आपके ट्रेड बताइए। गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। तो व्यू तो पॉजिटिव है, काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स है निफ्टी में। बस एक ही चीज कॉशन है, वो है एफआईआई की रीडिंग जो 80% क्रॉस कर चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में। तो एक ओवरबॉट जोन है, तो थोड़ा सा जो भी है कॉशन से ट्रेड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हर दिन देख के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे फिलहाल फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज है, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके चलते दोनों बाय कॉल्स की रिकमेंडेशन रहेगी। और कॉल्स में मेटल्स ना हो तो कॉल बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि गए 2 दिन में आप देखिए चाइना स्टिमुलस के बाद जिस तरीके का मेटल्स में मोमेंटम आया है लौट के, तो बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इसमें टाटा स्टील मेरा फेवरेट पिक है, जिसमें मैं 177 और 184 ये दो टारगेट एरिया से बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आप 157 का बना सकते हैं। दूसरा ट्रेड है प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र से इंडसइंड बैंक, जिसमें एक बढ़िया तेजी तो बनी थी सितंबर सीरीज में। हल्की सी करेक्शन जो बनी थी एक्सपायरी वीक में, वो दोबारा हमको मौके दे रहा है बाय करने के लिए। तो 1492 और 1514 ये दो टारगेट एरिया से आपको इंडसइंड बैंक बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1437। दो कॉल्स अक्षय की तरफ से, उन्होंने अपना व्यू मेटल्स पे भी दिया, साथ ही बैंकिंग स्पेस में से इंडसइंड बैंक पे है अक्षय की नज़र, तो इस काउंटर पे फोकस रहेगा। पर वैशाली, गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ट्रेड्स कहाँ पर हैं आज के? वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सो टाटा स्टील, जैसे कि अभी इन्होंने बताया अक्षय ने, आई थिंक टाटा स्टील इज अ फेवरेट स्टॉक राइट नाउ, बिकॉज अगर आप देखना चाहे तो मार्केट में ओवरऑल का फ्रंटलाइन स्टॉक्स में काफी रन अप हो चुका है। सो दीज आर द स्टॉक्स जो मैं भी चुन रही हूँ। ऑफ कोर्स तो मैं और एक स्टॉक दोहराना चाहती हूँ, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टॉक भी आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन 136 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है। सो हैविंग सेड दैट, अभी 138 कल क्लोजिंग आया था, तो अलोंग विद टाटा स्टील मुझे सेल पे भी पॉजिटिव व्यू बन रहा है, और सेल में बनेगा अराउंड 153 का टारगेट, एंड टाटा स्टील का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 170, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 180। इसके अलावा मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो कल ही हमने कन्विंसिंग रिवर्सल देखा टाटा मोटर्स, जो काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। अबाउट 980 एक पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा था। इट हैज क्लोज्ड आल्सो एट 993। तो अब मैं सपोर्ट लेवल्स जो पहले हमारा 940 का था, अब हम एलिवेट कर रहे हैं 970। पर जो पोजिशनल ट्रेड रखना चाहते हैं, वो प्लीज 940 को ध्यान में रखें, बिकॉज आगे जाके अगर मार्केट का मोमेंटम यही रहा और स्ट्रेंथ यही रही, तो 1050 के ऊपर भी टाटा मोटर्स जा सकता है। सो फिलहाल मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार 1050 का टारगेट दूंगी। टाटा मोटर्स के लिए वैशाली जी का टारगेट है वो है 1050 का। और टाटा स्टील पर हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बुलिश हैं और हम आपके लिए सलाह ले भी रहे हैं। आपको याद होगा परसों के सत्र में चंदन तापड़िया हमारे साथ थे, उनसे हमने पूछा था कि क्या करना है टाटा स्टील में, तो उन्होंने 162 और 165 के लिए आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी। कल भी हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे और आज भी देखिए वैशाली जी की तरफ से और अक्षय दोनों की लिस्ट में आज टाटा स्टील है। वैशाली जी का टारगेट है 170 से 180 का और अक्षय का टारगेट टाटा स्टील के लिए है 177 से 184 का। तो ये शेयर कॉमन जरूर है, लेकिन कन्विक्शन ये दिखा रहा है कि ये वाला शेयर आपके लिए पक्का है अगर आपको मेटल में कोई ट्रेड खोजना है तो। दूसरा अक्षय की तरफ से इंडसइंड बैंक का शेयर है, जहां पर वो 1492 और 1514 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तो ये 3 शेयर आपके लिए हो गए, लेकिन निश्चित तौर पर तमाम आज मेटल काउंटर फिर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि चाइना में जिस तरह से स्टिमुलस के मेजर्स दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें काम करेंगी। एक ज़रा व्यू चाहिए वेदांता के शेयर पर। वैशाली जी, आप चूंकि मेटल पर आप व्यू दे भी रही हैं, वेदांता की तेज़ी आपको लगता है कि कंटिन्यू करेगी? क्योंकि कल तो देखिए एक चाइना वाला फैक्टर तो अपनी जगह पर है, लेकिन कल डिविडेंड वाली खबर से ये शेयर चल रहा था। क्या इसमें तेज़ी बने रहना है 500 रुपये के ऊपर भी? तो देखिए, एक्चुअली अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, बट आगे जाके टारगेट्स तो दिख रहे हैं 520 की तरफ। सो व्यू अभी भी पॉजिटिव है। जिन्होंने लोअर लेवल्स 473 पे साफ ब्रेकआउट आ चुका था, तो लोअर लेवल्स पे लिए हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए।
अगर नीचे के स्तर पर लिए हैं तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। एक शेयर कल जहां हमने थोड़ा बाउंस बैक देखा 2-3 सत्र की गिरावट के बाद, वो है IEX का, क्योंकि मार्केट कपलिंग वाली खबर आ रही थी। हमने देखा कि 240 रुपए के आसपास के भाव से ये शेयर गिरते 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 200 रुपए के आसपास आ गया था। कल थोड़ा सा रिबाउंड आया। अक्षय, आप ये बताइए कि इस पर ट्रस्ट करना है IEX पर, या फिर स्ट्रक्चर अभी वीक ही लग रहा है आपको? जी, स्ट्रक्चर तो वीक है अभिषेक जी। बस काफी बिकवाली हो चुकी थी, और अगर आप पूरा स्टॉक का जर्नी देखें तो मेरे हिसाब से एक तरफा मूव रहा था गए 1-1.5 महीने में 150 से लेके 240, तो बस 30-35% का हल्का सा करेक्शन हुआ है। बस बात वही है कि करेक्शन जो है बहुत ही उस इंटेंसिटी से आया, 2 दिन में ही बहुत बढ़िया बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी बाइंग तो आ रही है, बट अभी तक कोई टेक्निकल सबूत नहीं बन पा रहा है कि सपोर्ट बेस बन चुका है। फिलहाल जिस तरीके का प्राइस सेटअप है 190-195 जोन है जो एक सपोर्ट में मान रहा हूँ, शायद वो लेवल भी छू सकता है। तो फिलहाल एक चॉपी फेज रहेगा सपोर्ट बनाने की खोज में, तो आप जल्दबाजी न करें बाय करने की। 3-4 दिन और देना पड़ेगा सेटल होने में, डेटा कंफर्मेशन देने में, उसके बाद ही IEX में बाय करने की रणनीति रखूंगा। जिनके पास है शेयर उनको 187 का स्टॉप लॉस बना के बने रहना है, और अगर 225 तक हल्का सा एक बाउंस बैक अगर मिल जाए पहले सपोर्ट छूने के पहले, तो एक बार आप अपना एग्जिट ले लें। ठीक है, 187 का स्टॉप लॉस, 225 तक जाए तो एग्जिट भी आप ले सकते हैं IEX के शेयर में। वेट एंड वॉच की सलाह है, नई पोजीशन आपको नहीं बनानी है। लेकिन आज एक्सेंचर के नतीजों के चलते भारतीय जो IT कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी। फोकस में क्यों है? क्योंकि एक्सेंचर जो कि कंसल्टेंसी की अगर हम बात करें तो दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी है, और बिजनेस मॉडल बिल्कुल उन्हीं हमारे भारतीय जो कंपनीज हैं इन्फोसिस, TCS या फिर एसएल टेक, उनकी तरह ही है। नतीजे हैं एक्सेंचर के, और नतीजों के बाद हमने शेयर चलते हुए देखा है, करीब 6% की मजबूती पर यह बंद हुआ है। नतीजे कैसे आए हैं, उसमें कौन सी चीज नोटिस करने वाली है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए नतीजों में क्या खास रहा है और उसको लेकर क्यों एक्साइटेड होना चाहिए? देखिए, नतीजे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के तो वैसे अच्छे रहे हैं। अगर आप देखें तो पूरे के पूरे जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है करीब करीब 2.6% के आसपास ग्रोथ वहाँ देखने मिली, और 5% के आसपास कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है। अगर आप इस कंपनी के पॉजिटिव्स देखेंगे खासकर नतीजों में, तो जो कंसल्टिंग बिजनेस है वो एक बार अब बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ग्रोथ फिर से लौटते हुए दिखाई दे रही है। ये सबसे अच्छी बात है, और करीब 5-6 क्वार्टर हो चुके थे जो ड्रैग हो रहा था ये कारोबार। अब अगर आप वहाँ देखेंगे तो करीब 0.8% साल 10 साल के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था इस कंपनी के ओवरऑल नतीजों में। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो हेडकाउंट्स है वो अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पिछले 10 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा हेडकाउंट जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि IT सेक्टर एज अ होल में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और जहाँ पे ग्रोथ की बात की जा रही है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आगे चल के इस सेगमेंट से आने वाली है, ये कंपनी का कहना था। तो ये भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव बात थी। इसके अलावा बायबैक की जो बात हुई वो तो अलग चीज़ थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। कुछ नेगेटिव्स भी थे, जैसे कि BFSI सेगमेंट देखेंगे यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट देखेंगे तो वो वीक था, वहाँ पर 2% के आसपास की गिरावट जो है साल दर साल देखने मिली। डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर मैनेजमेंट का कहना है कि कोई खास बदलाव नहीं है, और इन्होंने अपना जो गाइडेंस है 3 से 6% के आसपास का दिया है। हालांकि स्ट्रीट मान के चल रहा था कि शायद आपको 4 से 7% के आसपास का गाइडेंस देखने मिलेगा, लेकिन 3 से 6% के आसपास का गाइडेंस जो है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन ओवरऑल नतीजे अच्छे थे, कुछ ग्रीन शूट्स देखने मिले, और साथ ही साथ बायबैक की खबर, ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से स्टॉक को आपने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी वहाँ देखने मिली नतीजों के बाद। चलिए, तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे वैसे तो अभिषेक, जहाँ पे इंडियन मार्केट्स में हमें नज़र रखनी है। तो वो कौन से स्टॉक्स है एक बार शरद से हम जान लेते हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल वरुण, आपने सही कहा, IT स्टॉक्स पे तो एक अच्छी पॉजिटिव जो है रुख लग सकती है आज दिन के ट्रेड में। लेकिन कुछ और भी स्टॉक्स है जिस पे हम फोकस करेंगे। जोमेटो रहेगा फोकस में, क्योंकि अब स्विगी जो है अपनी DRHP फाइल कर दी अपडेटेड वाली। अब इंटरेस्टिंगली बताऊं कि 3,750 करोड़ रुपए का ये फ्रेश इशू रहने वाला है। OFS अराउंड 18.5 करोड़ का रहेगा, और OFS कंपोनेंट की बात करें तो लगभग 6,500 से आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ रहेगा। और इंटरेस्टिंगली अनलिस्टेड स्पेस में जो है बहुत सारे सेकेंडरी डील हो रहे हैं। माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, करण जौहर, राहुल द्रविड़, इनके नाम आ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि स्विगी का
आईपीओ में क्या होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स रब ऑफ इफेक्ट जोमेटो का रहेगा। अब बात करते हैं कुछ कंपनीज जो निफ्टी के आज रीबैलेंसिंग होने वाली है। 2 कंपनीज हैं जो निफ्टी में आने वाली हैं। नोवामा की रिपोर्ट है कि इन्फ्लोज इनमें बढ़ेगी। सबसे पहले मैं ट्रेंड के बारे में बात करूंगा। $472 मिलियन का जो है इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। और याद रखिए जो ट्रेड के आखिरी 1 घंटे होते हैं वहाँ पे वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा देखने मिलती है। वही BL की बात करें तो यहाँ पे $378 मिलियन का इन्फ्लोज का एक्सपेक्टेशंस है और दिन के ट्रेड में यहाँ पे जो है मोमेंटम देखने मिल सकता है। इसके अलावा बाइकॉन भी फोकस में रहेगा। अब बाइकॉन इसलिए फोकस में है क्योंकि वो तबुक फार्मा के साथ उन्होंने करार किया है मिडल ईस्ट के लिए और हार्मोन थेरेपी के लिए ये लागू रहेगा। जुबिलेंट फार्मोवा अगला स्टॉक रहेगा फोकस में हमारे, जहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है US FDA की ऑडिट जो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है उनके एलर्जी इम्यूनोथेरेपी फैसिलिटी में। अब ये जो है वॉशिंगटन में लोकेटेड है। स्लाइट पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। सेल की बात करें तो स्टील मिनिस्ट्री जो है जो मर्जर है RINL की उसको जो लेके जो है योजना पुश कर सकती है, तो एक स्लाइट पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और हमने पहले ही बताया था कि 3 से 4 महीने में जब देखा जाए तो जो स्टील सेगमेंट है स्पेशली तो PSU वहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, तो सेल को उसमें फ़ायदा हो सकता है। नोवामा वेल्थ की बात करें तो यहाँ पे आज एक ब्लॉक डील पॉसिबल है। रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रमोटर एंटिटी लगभग 6.4% स्टेक की हिस्सेदारी बेच सकता है, जिसका जो कुल वैल्यू आता है वो 1465 करोड़ रुपए का रहेगा। फ्लो प्राइस 5% डिस्काउंट पे। अब हम बात करेंगे रेस इको चेन की। ये कंपनी है ऑफकोर्स ग्रीन स्पेस की कंपनी है और यहाँ पे देखें तो कंपनी 29 करोड़ रेस करने वाली है प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए। अब इस इशू प्राइस की बात करें तो 352 रुपीज़ पर शेयर पे है, यानी कि 13% डिस्काउंट पे। अब यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक प्रमोटर एंटिटी भी पार्टिसिपेट किए हैं और लिस्टेड स्पेस में बड़ी कंपनी गणेशा इकोस्फीयर इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस प्रेफरेंशियल इशू में रेस इको चेन में। अगर अब बात करेंगे आखिरी स्टॉक जो आज फोकस में रहेगा, प्रताप स्नैक्स। यहाँ पे भी जो है एक बड़ा जो है कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, जहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट और मधु जी जो है मधु केला जी उन्होंने जो है टुगेदर मिलके 47% स्टेक की जो है हिस्सेदारी खरीदी है कंपनी में। अब ये खरीदारी हुई है पीक पार्टनर्स और सेक्वाया कैपिटल से। ये पूरे एक बड़े PE प्लेयर्स हैं भारत में और इसका जो टोटल डील वैल्यू है लगभग 847 करोड़ रुपीज़ का है। अब जो डील हुई है वो 29% डिस्काउंट से हुई है, जो पर वैल्यू 746 रुपीज़ पर शेयर आता है। इस एक्विजिशन के बाद ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा और इस ओपन ऑफर में भी जो है इन्होंने 26% स्टेक पब्लिक शेयर होल्डर्स को ऑफर किया है और जो ऑफर प्राइस है वो 864 रुपीज़ का है, यानी कि 18% डिस्काउंट पे। तो ये पूरा जो है आपका डील स्पेसिफिक जो है आप कह सकते हैं प्रताप स्नैक्स आज फोकस में रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। शुक्रिया शरद और शुक्रिया वरुण आपका भी। आज निश्चित तौर पर IT शेयर फोकस में तो रहेंगे और हमें गैप के साथ शुरुआत भी शायद होते हुए दिखेगी, लेकिन IT के अलावा एक और खेमा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट जो है, जहां से हमारी ज़्यादातर आय विदेशों से आती है, वो है फार्मा सेक्टर। वो भी फोकस में रहेगा क्योंकि UBS की रिपोर्ट आई है तमाम IT कंपनीज को लेकर। कहां पर बुलिश है UBS, कहां पर बेरिश है, कहां पर टारगेट बढ़ाए गए हैं, ये तमाम चीज समझते हैं सृष्टि से। सृष्टि के पास रिपोर्ट है। सृष्टि बताइए कहां पर UBS को भरोसा ज्यादा है और कहां पर थोड़ा सा कम है? तो देखिए अभिषेक, कुल अगर देखें तो 6 काउंटर्स हैं जहां पे UBS की नज़र है और उसमें काफ़ी मिक्स्ड उनके व्यूज़ आते हुए दिखे हैं। ओवरऑल सेक्टर पे अगर पहले मैं आपको बताऊं तो उनका कहना है कि जो जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली है इन सभी फार्मा काउंटर्स में, UBS का मानना है कि जो ट्रेंड है बिक्री के दम पे, चाहे वो इंडिया का हो या US का हो, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। ऐसे में UBS ये भी कह रहा है कि जो स्ट्रीट है वो इस पूरे स्लो डाउन को जो है थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रही है फिलहाल, चाहे वो दोनों ही अहम मार्केट्स की बात हो, क्योंकि जैसा आपने बोला कि US तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, पर अब कई सारी ऐसी कंपनीज है घरेलू बाजार में जहां पे उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। इसमें से कई दिग्गज नाम भी आते हैं। UBS का और ये भी कहना है कि जो अंडर ब्रांडेड जेनरिक्स का सेगमेंट है भारतीय बाजारों में, वहां पे हालांकि 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है अर्बन मार्केट्स में। नॉन अर्बन मार्केट्स में जो ग्रोथ है वो 35% पे ज़्यादा है। तो कंपनीज जो उस खेमे में फोकस कर रही हैं, उस रीजन में फोकस कर रही हैं, उनमें कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और साथ ही साथ जो US जेनरिक मार्केट है उसमें भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं। अब ऐसे वक्त में आपको ऐसी कंपनीज पे फोकस करना है जहां जिनकी बैलेंस शीट्स और साथ ही फ्री कैश फ्लोज जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और आने वाले समय में ग्रोथ को वो सपोर्ट करें। अब अहम बात, कौन से स्टॉक्स पे है UBS की नज़र? तो 2 स्टॉक्स हैं जहां पे UBS काफ़ी बुलिश है। सबसे ऊपर है सन फार्मा। यहाँ पे उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है।
2450 के ये टारगेट्स दे रहे हैं सन फार्मा के लिए। वहीं दूसरा काउंटर जहां पे यूबीएस का भरोसा है वो है सिप्ला। यहाँ पे भी वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2060 के टारगेट्स हैं यहाँ पे, पर 4 ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे यूबीएस ने जो कवरेज शुरू तो की पर बिकवाली की राय के साथ की है। भरोसा इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। सबसे ऊपर आता है जाइडस लाइफ, 850 के टारगेट्स। डॉक्टर रेड्डीज पर भी बिकवाली की राय, 5700 के लक्ष्य। और बिंदु फार्मा पे 1333 के टारगेट्स दे रहे हैं। और लुपिन पर भी बिकवाली की राय है जहाँ पे 2250 के टारगेट्स दे रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल देखें तो 2 काउंटर्स हैं जहां पे यूबीएस का भरोसा है, सन फार्मा और सिप्ला। बाकी 4 काउंटर्स ज़रूर हैं जहां पे यूबीएस फिलहाल बिकवाली की राय दे रहे हैं। और थोड़ा सा हम देखेंगे भी कि ऑल एंड ऑल जो पूरा सेंटिमेंट है फार्मा स्पेस को लेकर अभी फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव है, पर यूबीएस ने जो रिपोर्ट निकाली है उस पर उनका कहना है कि ट्रेंड थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है और सेलेक्टिव रहना शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, ये थी यूबीएस की रिपोर्ट। फार्मा काउंटर्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको हम ध्यान भी रखेंगे। अक्षय, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ये 6 काउंटर्स में से अगर 2 काउंटर्स मैं आपके सामने रखूँ तो एक आपसे समझना चाहेंगे सन फार्मा, क्योंकि ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार अप ट्रेंड में है। तो अक्षय, यहाँ पे पोजिशनल कौन से टारगेट्स ध्यान में रखने हैं? साथ ही बिकवाली की राय ये दे रहे हैं लुपिन पे, हाल फिलहाल थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है काउंटर, 2250 के टारगेट्स है हालांकि। अक्षय, ये दोनों काउंटर्स पे ट्रेडिंग के लिहाज से पोजिशनली कैसे वेट करें? जी, पहले बात, फार्मा में थोड़ा सा मोमेंटम ऑफ हुआ है क्योंकि लेटली जो है स्टॉक्स में आप देखें रियलिटी और मेटल स्पेस को मनी फ्लो चेस कर रहा है। पर सन फार्मा की अगर बात करें और इसका जो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर और मोमेंटम देखें तो कल बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हमने देखा था। 7-8 दिन का एक कंसोलिडेशन के बाद 1880 के स्तर पे एक अच्छा ब्रेकआउट था, तो एक पॉजिटिव व्यू है। मेरे हिसाब से 1930-1940 अप्रोक्सीमेटली ये लेवल आपको अक्टूबर में सन फार्मा छूते हुए दिखेगा, तो बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अब बनाइए 1848 की, तो पॉजिटिव व्यू है सन फार्मा में। और लुपिन की बात करें तो लुपिन का भी प्राइस स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग है, बस थोड़ा सा चॉपी नेचर है। मुझे लगता है शायद थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है, रेंज के दायरे में सीमित रह सकता है। तो अगर आपको दोनों स्टॉक्स में चुनाव करना है तो मैं कहूंगा आप सन फार्मा के साथ जाइए, बेटर प्राइस स्ट्रक्चर है, टारगेट्स बनने की प्रोबेबिलिटी वहां पे बहुत स्ट्रॉन्गर और हायर है। ये नज़र देखिए रिपोर्ट के दम पे, और टेक्निकली यहाँ पे हमने आपके लिए राय रखी। इसके अलावा आज प्रताप स्नैक्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे शरद हमें बता भी रहे थे कि किस तरीके से ब्लॉक डील होगी और साथ ही इस पूरी कंपनी का एक्विजिशन करेंगे बड़े प्लेयर्स, और साथ ही साथ ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा। कल हमने देखा था प्रताप स्नैक्स में 17 से 18% की तेज़ी थी। एक बार चार्ट्स पे वैशाली आपसे समझना चाहेंगे कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? यस, तो कल हमने देखा कि जैसे कि आपने बताया था, यस बहुत ही एक अच्छा सा रन अप आया, बट आई थिंक थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। नॉर्मली एक अच्छी सी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो थोड़ा नेक्स्ट डे रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो आई वुड से 950 का एक सपोर्ट बनता है। सो मे बी इफ इट रिट्रेसेस अप टू 980 या कुछ, तो एक बाइंग के मौके बन सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कम आउट ऑफ कंसोलिडेशन। तो व्यू अभी पॉजिटिव बन रहा है और आगे जाके हम देख सकते हैं ये 1100 का टारगेट भी आ सकता है। But 980,000 levels would be ideal to get into the stock. क्लोजिंग आज अभी तक गिफ्ट निफ्टी के अंदर ऐसे कोई संकेत नहीं जो आपको डिस्टर्ब करे, उल्टा बकायदा तो 35-45 पॉइंट तक की बढ़ती दिख रही होगी आपको। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या क्या कह रही है एक बार पहले ये समझ लेते हैं, फिर स्पीड से सभी शेयर्स का एनालिसिस करना शुरू करेंगे। गौरव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एल&टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कोटक सिक्योरिटीज़ ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,380 रुपीज़ का किया है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो क्रूड ऑयल में वीकनेस आ रही है, इसकी वजह से उनका कहना ये है कि सऊदी की तरफ से कहीं पे केपेक्स प्लान स्लो डाउन हो सकता है और इसकी वजह से एल&टी को कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बट इसी के साथ साथ उनका मानना ये भी है कि डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर जो है एल&टी का, उसकी वजह से एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है और इसके चलते एक प्राइस हाइक तो हमें देखने को मिल रहा है, बट सेल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं मारिको
क्योंकि जहाँ पे एमके ने अपग्रेड किया है उनका रेटिंग ऐड पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 775 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, और इसी के चलते हुए वैल्यूएशन में भी हमें सपोर्ट मिल सकता है इस काउंटर में। अगली बात करते हैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1575 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे स्टडी परफॉर्मेंस जो है बैंक का, इसकी वजह से हमें वैल्यूएशन में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की और प्रोविजंस की, तो रिलेटिवली ज़्यादा है अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें तो, और इसके लिए एक बुलिश व्यू उनका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो वहाँ पे भी यूबीएस ने कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 2100 रुपीज़ का किया है, और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे लोन बुक रिकैलिब्रेशन जो हमें देखने को मिला था, इसकी वजह से एक आरओए के सपोर्ट उनकी तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स की, जैसे कि कार्ड्स का स्पेंडिंग का डेटा हमारे पास आ चुका था, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने कहीं पे एसबीआई कार्ड्स पे इक्वल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 745 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम बात करें एसबीआई कार्ड्स की, तो कहीं पे मार्केट शेयर तो थोड़ा लगभग बढ़ा है, बट इसी के साथ साथ कहीं पे जो आरबीआई का इम्पैक्ट है, रेगुलेटरी इम्पैक्ट, इसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन जो है आगे जाके हमें देखने को मिल सकता है। अगली बात करें यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1100 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो फ्लैटिश डिमांड है वो हमें Q2 में देखने को मिल सकती है, और सेल्स ग्रोथ जो है वो 5% के लगभग हमें देखने को मिल सकती है, और एबिटा जो है वो सिर्फ 6% से बढ़ सकता है। और आखिर में कुछ बात करते हैं ऑटो स्टॉक्स की, जैसे जेफरीज ने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग नोट जो है वो लिखा है ऑटो स्टॉक्स पे। उनका मानना है कि कहीं पे सितंबर में होलसेल वॉल्यूम्स आ जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट वीक में, और इसी के चलते उनका मानना है कि कहीं पे सेल्स वॉल्यूम जो है वहाँ पे ग्रोथ जो है वो 10 to 13% का हमें देखने को मिल सकता है बजाज और टीवीएस जैसे काउंटर्स पे। और अगर हम बात करें M&M हीरो, तो वहाँ पे हमें जो ग्रोथ है वो 3 to 6% में ही देखने को मिल सकता है, और आगे जाके जो डिक्लाइन है ये ग्रोथ में वो हमें 3 to 8% तक का देखने को मिल सकता है आयशर, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड में। तो इन सब कंपनीज पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेज की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें आज के दिन में देखने को मिल रहा है। गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। एक एक करके जरा रिपोर्ट्स को फटाफट से कवर करते चलते हैं। विशाली पारेख, अक्षय पी भागवत हमारी दोनों हेल्प करेंगे। यूबीएस की रिपोर्ट है एचडीएफसी बैंक पे। विशाली, एचडीएफसी बैंक को खुलते प्लस करें क्या? 2100 का टारगेट बता रहे हैं, मेंटेन बाय है उनका, और ये 1900 से बढ़ाकर 2100 किया है उन्होंने। आई वुड से ये तो हर एक डिप पे भी बाय करना चाहिए, सो एचडीएफसी बैंक तो ऑफ कोर्स ऐड करना ही चाहिए। टारगेट और स्टॉप लॉस दे देंगे। रिपोर्ट तो 2100 कह रहा है, ये तो अभी नहीं आएगा, ये तो समय लगेगा इसको आने में। लेकिन अगर मेरे को नई सीरीज के अंदर एंटर करना हो, सीरीज टू सीरीज का स्टॉप लॉस टारगेट कुछ दो तो आप। तो मैं कहूंगी 1750 का अभी फिलहाल सपोर्ट बनेगा, और ट्रेडिंग टारगेट, फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट आ रहा है 1830, तो ट्रेडिंग के हिसाब से 1830 का एक ध्यान में रखिए। ठीक है विशाली, फिर एक हेल्प आप और करो। यूबीएस की रिपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक पे भी आई है, वहाँ पर भी उन्होंने टारगेट इसको मेंटेन बाय करके इसके टारगेट को हाइक किया है। ये 1300 से सीधा 1575 कर दिया, यानी कि पूरे 1600 का टारगेट कर दिया। अभी तो इनके पुराने वाले टारगेट्स पे ये खड़ा है ये। तो आप मेरे को बताओ, आईसीआईसीआई का चार्ट एचडीएफसी से ज़्यादा अच्छा है क्या? आई वुड से सो, बिकॉज आईसीआईसीआई फिलहाल कंसोलिडेशन में था, सो 1310 का स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदा जा सकता है, और प्रीवियस हाई जो है 1360-65 वो लेवल्स तक दोबारा जा सकता है, एंड देन उसके बाद वी कैन हैव अ रीलुक के ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका कोई स्टॉप लॉस आप दोगे? जैसे आप टारगेट दे रहे हो तो स्टॉप लॉस दोगे इसका कुछ आईसीआईसीआई बैंक का? 1310 के नीचे ये थोड़ा करेक्टिव हो सकता है। ठीक है, एक रिपोर्ट में और ले लेता हूँ बैक टू बैक, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर है। अक्षय पी भागवत, जरा आप चेक करना। अब मैक्वारी कह रहा है कि हम तो अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ मेंटेन्ड है, और हमारा टारगेट है जी 1100 रुपये का। शेयर चल रहा है 1600 रुपये का। 1600 शेयर में 1100 करने का मतलब होता है कि कम से कम नहीं तो 30-40% का करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं वो। कहीं क्रैक दिखते हैं आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स में? जी, ओवरबॉट है, प्राइस स्ट्रक्चर काफी खींच गया है, तो यहाँ पे नई खरीदारी करेंगे। ट्रेंड में तो अभी तक कोई खामी नहीं है, बट अगर 1600 ब्रेक करेगा तो आपको थोड़ी सी बिकवाली या हल्का सा करेक्शन दिखेगा। तो मेजर करेक्शन के कोई संकेत तो नहीं दिख पा रहे, ज्यादा से ज्यादा 1560 तक डाउनसाइड दिखेगा, ये मेरा अनुमान है फिलहाल डेटा प्रोजेक्शन के हिसाब से।
विशाली 2-3 शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ। मेटल्स के शेयर हैं, झड़ी लग गई है मेटल्स के शेयरों की इस बार एक्सपायरी पे चलने की। आप देखो नालको, एनएमडीसी, वेदांता, इन सभी ने बढ़िया वॉल्यूम के साथ क्लोज किया। दिखाओ जरा स्क्रीन पर। और मैं बोलूँगा मेटल्स के लिए सितंबर का महीना इससे बेहतर नहीं जा सकता है। सभी शेयर्स ऑलमोस्ट डेज हाई पे बंद हुए। एनएमडीसी, नालको और वेदांता। वेदांता की तो बैठक भी 8 तारीख को, ये चौथा डिविडेंड देने जा रहे हैं इंटीरियम का। बट एनी हाउ, इन तीनों शेयर में से अभी भी किसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है चलने की? एनएमडीसी के पास, नालको के पास या कि वेदांता के पास? एंड ऑफ कोर्स एनएमडीसी के पास है, बिकॉज ये स्टॉक कंपैरेटिवली चला ही नहीं है और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। 234 का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहीं पे क्लोज आया है, इसके ऊपर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट डिसाइसिव आता है, तो आई थिंक ये स्टॉक 250 260 की तरफ जा सकता है। और नैल्को में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है और ट्रेंड बन चुका है, आगे जाके हम 210 के टारगेट्स भी देख सकते हैं। ठीक है विशाली, एक शेयर मेरे को और पता करना है जिसकी कल क्लोजिंग हमको आइडिया लग ही रहा था कि अच्छी क्लोजिंग देके जाएगा। उस शेयर का नाम है मारुति। ओपनिंग अच्छी हुई, उसके बाद बैक टू बैक इसने बेनिफिट लिया एक्सपायरी का भी, और रोल ओवर की पोजीशंस भी काफ़ी अच्छे से इसने बनाई है। मारुति कल डेज हाई पे 4.5% बढ़ने के बाद 13,383 पे जाके बंद हुआ है। एक बार मेरे को बताइए, अक्टूबर सीरीज़ में चलेगा ये, या फिर जो लेके आए हैं उनको जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा अब ये? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जिस तरह से कल जो कैंडल बनी है, आई थिंक फॉलो ऑन बाइंग आना चाहिए। और 13,540 का एक लेवल है जो प्रीवियस हाई था, वो रेजिस्टेंस बन सकता है फिलहाल। सो एटलीस्ट 13,540 का टारगेट अभी तक दिख रहा है, एंड देन अगर वो ब्रेकआउट आता है तो आगे जाके 13,800 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। सो व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है अभी। सो का अगर टारगेट दे रहे हो तो विशाली में अब आपको स्टॉप लॉस भी देना होगा साथ में, क्योंकि चला हुआ शेयर है। सो यस, ये स्टॉप लॉस तो काफी लो आ रहा है, इसमें 12,600 का स्टॉप लॉस है। तो आई वुड से दैट जिन्होंने लिया है, मैं नई बाइंग की सलाह जरूर नहीं दूंगी, बट जिन्होंने लिया है तो ये होल्ड करके रखिए लेवल्स के। ठीक है, होल्ड ही करके रखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी डीप है। छोटा मोटा डिप मिल जाए तो प्लस करना, नहीं तो आप चाहें तो थोड़ा सिलेक्शंस को आगे पीछे भी कर सकते हो। एक शेयर में आप शॉर्ट वाली साइड से पता करता हूँ जिनमें कल अच्छी शॉर्टिंग हुई है, अगली सीरीज़ में क्या होगा उनका। उसमें है क्रॉम्पटन, करीब 28% OI एडिशन के साथ कल शेयर डेज लो पे बंद हुआ है। एक बार अक्षय पी भागवत जरा इसको चेक करेंगे। क्रॉम्पटन ये अगली सीरीज़ में क्या करेगा? बिकवाली थी, बट मेरे हिसाब से मोर ऑफ लॉन्ग लिक्विडेशन था। अभी तक मेजर कुछ शॉर्ट बिल्डअप मुझे नहीं लग पा रहा है। मूविंग एवरेजेस के आसपास आया हुआ है, एक टेक्निकल सपोर्ट भी छुआ है, तो शायद आपको हल्की सी पुल बैक मिल सकती है। तो बाय करने की तो सलाह नहीं रहेगी, पर कोई इसमें ट्रैप हुआ हो, गए 4-3 दिन में एग्जिट नहीं कर पाया हो, तो 434 तक एक बार आपको अपसाइड मिल सकता है ये स्टॉक में, जहां पे एक बार आप एग्जिट करने की सोच सकते हैं। जब हम बार बार नई सीरीज़ के बारे में बोल रहे हैं, अक्टूबर सीरीज़ के बारे में, तो आपको मैं थोड़ा निराश नहीं करूंगा। हमने अक्टूबर सीरीज़ के ट्रेड भी आपके लिए अलग से छांट के भी रखे हुए हैं। एक बार आपको जरा वैशाली मैम के और अक्षय पी भागवत दोनों के मैं अक्टूबर सीरीज़ के ट्रेड आपके स्क्रीन पर लेके आऊँगा। आप इसको एक बार ज़रा नोटिस भी कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। ये अक्टूबर सीरीज़ के दमदार ट्रेड हैं जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। जो भी आप ट्रेड यहाँ पर देखना चाहें, आप नोटिस करना चाहें। विशाली एक बार अपने आप ट्रेड बता सकते हैं? वैसे हमने आपसे पता किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ही बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं दोबारा जो मैंने रेकमेंड करे हैं वही, हाँ जी, सो मैंने जो रेकमेंड करे हैं वही रिपीट करूँ। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। अगर आपको लग रहा है कि अक्टूबर सीरीज़ के अंदर ये दोनों चल सकते हैं तो आप ये भी रिपीट कर सकते हैं। एडिशन करना है, आप एडिशन भी कर सकते हो। एडिशन में मुझे एक्सिस बैंक, जैसे कि हम बोल रहे हैं दैट बैंक निफ्टी में काफी जगह है। सो जैसे अक्षय ने ऑलरेडी इंडसइंड ब्रेक दिया है, तो मेरे और 2 ट्रेड्स रह सकते हैं। एक तो है एक्सिस बैंक, 1230 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदा जा सकता है, 1320 का टारगेट है। और दूसरा है कोटक बैंक, जो 1860 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है 1950 to 2000 लेवल्स के लिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट। वैशाली में हमने ऑलरेडी आपको सीरीज़ के स्टार्टिंग में ट्रेड दिए हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सीरीज़ टू सीरीज़ ट्रेड करना है,
तो बैंकिंग में 2 स्टॉक्स उन्होंने आपको नोटिस कराए। एक्सिस बैंक स्टॉप लॉस टारगेट लिखो, 1320 का टारगेट है, 1230 का स्टॉप लॉस है, ये आपके सामने छपा हुआ आ गया। और एक पिक ऑफ द सीरीज़ के तौर पर इसको डालो और इसके ग्राफिक्स अलग से आप बना दीजिएगा ताकि नोटिस अलग से हो। दूसरा पॉइंट है कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें टारगेट है 1950 से 2000 तक का टारगेट है और स्टॉप आपको डालना पड़ेगा 1860 का। 1860 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए कोटक का, 1950 और 2000 का टारगेट डालिए। तो ये अक्टूबर सीरीज़ के अंदर अगर आप रखना चाहते हैं, 2 सौदे हमने आपके लिए नोटिस करा दिए। अक्षय पी भागवत, कुछ आप भी ऐसे ही बता दीजिए जो अक्टूबर के अंदर मैं लूँ और निश्चिंत हो जाऊँ। मेरे को और भी तो 100 काम होंगे, इधर उधर जाना है, 100 काम करने में टर्मिनल में नहीं बैठ सकता, बट 2 सौदे रख के सीरीज़ में निश्चिंत होकर बैठ सकता हूँ। जी फिलहाल एक ही ट्रेड है मेरा रिकमेंडेशन, वो है डीएलएफ रियलिटी स्पेस से। तो गए 3 हफ्ते में आप देखें तो एक बहुत ही बढ़िया वन साइडेड मूव रहा है 810 से लेके 924 जहाँ पे कल क्लोज हुआ है। और ओवरऑल आप रोल ओवर्स भी देखे, बहुत ही तेज रोल हुआ है। रियलिटी स्पेस में एक अच्छी रुझान है, पॉजिटिव बाइंग के संकेत है। और ये जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट जो इसके अप्रैल 2024 के हाई पॉइंट लगे थे 967, ये रिटेस्ट करेगा, ये मेरा मानना है। और शायद अक्टूबर में इसका ब्रेकआउट करने का भी अटेम्प्ट करे। तो डीएलएफ बाय करने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं अक्टूबर सीरीज में। और 965 और 982 ये मेरे 2 टारगेट एरियाज रहेंगे। ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं 897 का। ठीक है, दोनों मेहमानों ने आपको अक्टूबर सीरीज के ट्रेड दे दिए। कुल मिला के 2 मेहमानों की तरफ से 3 सौदे निकल के आए हैं, 2 बैंक के और एक रियल एस्टेट कंपनी है डीएलएफ, उस पर लेकर आपको ट्रेड मिले हैं। तीनों के तीनों बाय हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। विशाली मैम ने एक्सिस बैंक आपको बताया 1320 के टारगेट के लिए, कोटक बैंक बताया 2000 तक भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, चला हुआ शेयर नहीं है, अच्छे तेज़ मोमेंटो में आ सकता है। और बैंकिंग के दोनों बड़े कंटेंडर हैं बैंक निफ्टी को चलाने के लिए। और इससे अगर आप निफ्टी के कंपोनेंट से चेक करेंगे तो डीएलएफ अक्षय जी ने चुना है, आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो आज के ट्रेड हैं जो मैम ने दिए हैं स्टार्टिंग में ही, उसमें टाटा मोटर्स है, 1050 का टारगेट है। और एक और टाटा की कंपनी है टाटा स्टील, जिसमें टारगेट है 170 से 180 का। ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से आपको दिए गए ट्रेड हैं, लेकिन इससे पहले जो 2 मैंने आपको ट्रेड बताया बैंकिंग के, वो सीरीज़ के हिसाब से हैं। अक्षय पी भागवत ने भी टाटा स्टील आपको मैच करवाया, उनका भी टारगेट ऑलमोस्ट 184 185 तक बनता है। और एक बैंकिंग काउंटर उनकी लिस्ट में भी है, उन्होंने नाम दिया इंडसन बैंक का, और उसमें 1514 तक के टारगेट बनते हैं। तो सीरीज़ का टारगेट और स्विंग के टारगेट स्टॉप लॉस वाले शेयर्स आप छांट के रख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए। आपको सभी के सभी सौदे हमने बता दिए। अब मेरे सहयोगियों के पास भी काफ़ी क्वेश्चन है, वो आपसे कार्यक्रम में आगे पूछेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो तमाम शेयर आपके लिए होंगे जो आपकी मदद करेंगे कमाई करने में, लेकिन कुछ और शेयर छांटते हैं। क्रूड के बेनिफिट वाले कुछ शेयरों पर नजर डालते हैं। कल हमने देखा वैशाली जी कि ओएमसीज में ठीक ठाक एक्शन रहा। कच्चे तेल के भाव की अगर हम बात करें तो फिर से लौट के $71 के नीचे आ गए हैं ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस, तो निश्चित तौर पर सपोर्ट करेगा। खास तौर से आपसे राय जानना चाहेंगे बीपीसीएल पर, क्योंकि क्लोजिंग बड़ी अच्छी रही। क्या आपको लगता है कि ये मोमेंटम और बरकरार रहेगा अभी बीपीसीएल के शेयर में, या फिर कोई और शेयर आपको बेहतर लग रहा है? डेफिनेटली, एक्चुअली बीपीसीएल फिलहाल एक रेजिस्टेंस पे ही क्लोज हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा। सो अगर 345 348 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई वुड से दैट यस, इसमें 365 के टारगेट्स दिख सकते हैं। और सिमिलरली हम आईओसी पे भी ध्यान दे रहे हैं। आईओसी में भी कल हम पिकअप एक देख रहे थे और सिमिलर पैटर्न है। एक बार ये आईओसी भी 173 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक इन ऑल लाइकलीहुड ये भी 178 की तरफ जा सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स हमारे रडार पे है। और जैसे भी कल हमने देखा कि पूरे ओएमसीज में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। फॉलो ऑन ट्रेडिंग हम देखते रहेंगे। आज अगर स्ट्रेंथ दिखी रही तो बाय के मौके मिलते हैं। ठीक है, आईओसी बीपीसीएल पर आप नजर बना के रखिए। एक और शेयर जहां पर कल एक्शन अच्छा रहा वो है ब्लू स्टार का। वैसे लगातार ये शेयर चला है। अक्षय जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे ब्लू स्टार में जिनकी थोड़ी सी लोअर लेवल पर एंट्री है, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर आपको लगता है कि तेजी बनी रहेगी शेयर में?
मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म का अगर आपका नजरिया है तो प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरबॉट है। आरएसआई रीडिंग करीबन 80% के आसपास आ चुका है। तो जो स्टॉक में कूल ऑफ होने के जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा दिख रहा है। टेम्परेरी कूल ऑफ रहेगा, पर एक बार आप मुनाफा बांध सकते हैं अगर आपने अच्छे स्तर पे निचले स्तर में एंट्री की हो। वापस अगर ये शेयर आपको मौका देता है 2065 2070 के रेंज में डिप में, तो वापस आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म का नजरिया में देखूं तो अभी भी कोई भी रिवर्सल के संकेत नहीं है। हल्की सी डिप शॉर्ट टर्म की है जो मैं ओवरबॉट पैरामीटर्स पे कह रहा हूं, बट ब्रॉडली 2230 2250 ये टारगेट एरिया के साथ आप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी ब्लू स्टार में बना सकते हैं। ठीक है, 2230 2250 के टारगेट के लिए आप ब्लू स्टार में खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्रूड की बात की ना, तो एक बार गोल्ड की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड नरम हुआ है लेकिन गोल्ड की जो गर्मी है वो बरकरार है। $2700 के पार निकल गया है कॉमेक्स पर सोने का भाव। मुथूट और मणप्पुरम, हालांकि दोनों शेयर में डाइवर्जन है, एक ही स्पेस के हैं, एक ही बिजनेस मॉडल है, लेकिन मुथूट चल रहा है, मणप्पुरम नहीं चल रहा है। वैशाली जी, आपका व्यू मुथूट को लेकर या फिर मणप्पुरम को लेकर, कहां पर तेजी करनी चाहिए आपके हिसाब से? सो कल तक तो मनप्पुरम वाज शोइंग लॉट ऑफ वीकनेस। मनप्पुरम में तेजी बनती है ओनली अबाउट 210। सो फिलहाल मैं अभी बाय के मौके नहीं ढूंढूंगी इसमें, बिकॉज बाउंस बैक आ सकता है 200 208 210। वो ट्रेड लेना है तो कर सकते हैं, बट एक्चुअल तेजी आ सकती है ओनली अबाउट 210। और मैं मुथूट का चार्ट देख रही हूँ, एक मिनट। सो मुथूट में हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली एक ट्रेंड में ऑलरेडी बन चुका है। सो आई वुड से दैट यस, इसमें काफी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिख रही है। 1980 का सपोर्ट है, और इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक जा सकता है 2200 की तरफ। ठीक है, ट्रेंट और बीएल ये दोनों शेयर जो हैं सोमवार से निफ्टी में शामिल हो जाएंगे। और ट्रेंट की चाल हमने बहुत ही शानदार देखी है, 9000 रुपए तक के ब्रोकरेजेस की तरफ से टारगेट भी आ रहे हैं। बीएल की बात करें तो बीएल और बीएचईएल लगभग एक भाव तक गए थे, वहां से गिर के दोनों शेयर नीचे आए। सपोर्ट लेके बीएल ऊपर आए हैं, और ऐसा अनुमान है नुआमा का कि निफ्टी रीबैलेंसिंग से इसमें $378 मिलियन का निवेश भी आएगा। बीएल 290 के आसपास थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है। अक्षय जी, क्या इस पर व्यू है आपका बीएल पर? जी, बीएल या कोई भी आप सरकारी कंपनी देख लीजिए, थोड़ा बिकवाली का जो है एक गए 1.5 महीने में हम इसमें एक प्रेशर देख रहे हैं काफी। और अगर कल परसों की बात करें तो स्टॉक एक रीअटेम्प्ट कर रहा है एक रिकवरी का, तो एक सपोर्ट बना चुका है 280 का। बस एक हल्का से एक स्विंग हाई है 295, इसको पार करेगा तो आपको मोमेंटम आते हुए दिखेगा स्टॉक में। तो जिनको खरीदारी करनी है वो एक कंडीशनल बाय करे, 295 का लेवल पार करने दे। उसके बाद आप 305 308 ये दो टारगेट एरिया से वर्क करें। और जिनके पास है उनको बने रहना है विद द एक्सपेक्टेशन कि ये ब्रेक हो जाएगा लेवल। फिलहाल जिनके पास बाइंग पोजीशंस है 279 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ठीक है, 279 का स्टॉप लॉस है बीएल के लिए। स्विगी के आईपीओ को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। हालांकि अगर हम वैल्यूएशन देखें तो अभी भी जोमेटो इसे 5 गुना बड़ा है। कारोबार की अगर हम बात करें, मार्केट शेयर की बात करें, जोमेटो का थोड़ा ज़्यादा है, 6-7% ज़्यादा होगा। स्विगी भी एक बड़ा प्लेयर होगा निश्चित तौर पर, लेकिन जोमेटो हमने 300 रुपये के आसपास के भाव देखे, वहाँ से थोड़ा सा नीचे ज़रूर शेयर आया था, लेकिन कल लास्ट आवर के ट्रेड में अच्छा रिवर्सल दिखाया जोमेटो ने। वैशाली जी, जोमेटो पर आपका क्या व्यू है? क्या इसमें बने रहने में समझदारी है, या फिर जब तक स्विगी का आईपीओ आता नहीं, जब तक उसमें ट्रेड नहीं होता, एक रेंज में ही ये कारोबार करेगा और यहां से अब स्विच कर लें किसी दूसरे शेयर में? फिलहाल थोड़ा इंडिकेटर्स में थोड़ा वीकनेस जरूर दिख रही है। प्रॉफिट बुकिंग का मूड बन रहा है, और आई एम श्योर जिन्होंने बहुत ही लोअर लेवल्स पे लिए हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी काफी रन अप हो चुका है। और अगर इसमें ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और भी हुआ तो ये 260 की तरफ जा सकता है। सो आई वुड से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए। मेट्रो को लेकर ये व्यू आज भी कमजोरी के साथ खुलने की ये शेयर संकेत दे रहा है, लेकिन वो 9 शेयर कौन से हैं जहां पर आज एक्शन भरपूर दिखेगा, तेजी का या फिर मंदी, दोनों के ही दोनों शेयर होते हैं आपके लिए, वो हम छांट के लेकर आते हैं नवरत्न के तहत। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए आज 9 के नवरत्न कौन से शेयर हैं?
जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले तो जोमेटो फोकस में रहेगा और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि स्विगी जो है पूरे बाज़ार में जो है इसकी न्यूज़ फ्लो सबसे ज़्यादा है। स्विगी जो है उनके आईपीओ की अपडेटेड डीआरएच फाइल कर चुकी है सेबी के लिए, और याद रखिए 3,750 करोड़ का ये फ्रेश इशू रहेगा। ओएफएस 18.5 करोड़ शेयर्स रहने वाले हैं, और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से जो अनलिस्टेड स्पेस में डील हो रही है वो ओएफएस साइज़ 6,500 से 7,000 करोड़ आ सकता है, यानी कुल मिला के जो आईपीओ है साइज़ 11,500 करोड़ तक का हो सकता है। इसमें ऑफकोर्स एलिवेशन, नॉर्वेस्ट, टेंसेंट जैसे बड़े पीई और वीसी प्लेयर्स जो है वहाँ पे थोड़ी सी अपनी स्टेक की जो है सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारे में आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है क्योंकि एसेंचर के जो नतीजे आए हैं, अच्छे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एआई बुकिंग्स को लेके एक पॉजिटिव नज़रिया आया है, FY25 का गाइडेंस भी मोर और लेस कह सकते हैं कि एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, असली जो एक्शन शुरू होगा आईटी स्टॉक्स का वो शुरू होगा टीसीएस के नतीजे से 10 अक्टूबर से, तो एक टाइप से प्रीकर्सर होता है एसेंचर के नतीजे और गाइडेंस को लेके, तो इसके कारण जो है आज आईटी स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है। दो अहम स्टॉक्स है जहाँ पे रीबैलेंसिंग होने वाली है, और आखिरी आधा घंटा का जो ट्रेड रहेगा आज दिन के, वहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। सबसे पहले ट्रेंट $472 मिलियन का इन्फ्लोज एक्सपेक्टेशन है, वही बीएल की बात करें तो यहाँ पे $378 मिलियन का एक्सपेक्टेशन रहेगा। ये नोवामा का नोट आया है, तो इन दोनों स्टॉक्स को ज़रूर अपने फोकस में रखेगा, ये नए एंट्रेंट्स होने वाले निफ्टी 50 के इंडेक्स में। प्रताप स्नैक्स यहाँ पे बात करें तो ऑथम इन्वेस्टमेंट और मधुसूदन केला रिलेटेड प्रपोर्ट एंटिटी जो है लगभग 47% स्टेक लेने वाली है। अब ये पीक पार्टनर्स और सेक्वाया कैपिटल से जो है खरीदारी होने वाली है। टोटल वैल्यू 847 करोड़ रुपीस का है, यानी कि ऑलमोस्ट 29% डिस्काउंट पे आ रहा है। लेकिन याद रखिए एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा ऑलमोस्ट 26% का पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए, और वो ओपन ऑफर प्राइस है करंटली 18% डिस्काउंट पे रहेगा। तो आज प्रताप स्नैक्स पे बाजार की बड़ी नज़र रहेगी। बाइकॉन ताबुक फार्मा के साथ कमर्शियलाइज करेंगे हार्मन थेरेपी ड्रग्स। अब ये मिडिल ईस्ट का मार्केट वाला है, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो कंपनी के लिए है। जुबलिएंट फार्मा के लिए भी एक सेंटिमेंटली न्यूज़ फ्लो आया है पॉजिटिव, जहाँ पे यूएस एफडीए ऑडिट जो है उनकी इम्यूनोथेरेपी फैसिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को मिला है यूएस में। हमारा 8वां स्टॉक रहेगा स्मॉल कैप स्पेस से रेस इको चेन। यहाँ पे लगभग 29 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी रेस करने वाली है। प्रेफरेंशियल जो प्राइस है वो 352 रुपीज़ का, यानी कि 13% डिस्काउंट पे, और जो पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड करते हैं वो प्रमोटर भी इंक्लूड करते हैं और एक लिस्टेड स्पेस की गणेशा इकोस्फीयर कंपनी भी। 8 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज कौन सा स्टॉक है उस पर बात करेंगे। सिप्ला रहेगा फोकस में, और आज ऑफकोर्स यूबीएस की रिपोर्ट आई है फार्मा स्टॉक्स पे, और यहाँ पे जो है सिप्ला में जो है कंपनी ने इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है 2060 रुपीज़ पर शेयर का। और ओवरऑल जो है अनब्रांडेड जेनरिक्स की जो ग्रोथ के ऊपर बात हो रही है, स्पेशली जो नॉन अर्बन मार्केट्स है वहाँ पे जो है बुलिश नज़रिया इस ब्रोकिंग हाउस का बन रहा है। तो ये 9 अहम थीम्स या स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये नवरत्न शेयर आपको 9 के 9 शेयर हो गए। इसमें एक यूबीएस की रिपोर्ट, आज यूबीएस की रिपोर्ट्स बहुत आई हैं। आज यूबीएस ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फिर ये सिप्ला पे भी रिकमेंडेशंस आपको दी हुई है। खैर, शुगर शेयरों को लेकर भी 3 बड़ी खबरें आ रही हैं, और बताने के लिए विश्वमोहन भी जुड़ रहे हैं। बैक टू बैक उनसे भी पता कर लेते हैं। विश्वमोहन जी, आप भी बता दीजिए। देखिए 3 खबरें हैं शुगर के लिए। एक तो कल फूड और जो उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने साफ किया कि मिनिमम सेलिंग प्राइसेस जो चीनी का 2019 के फरवरी से नहीं बढ़ा है उसको बढ़ाने पर विचार चल रहा है, वो है 31 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। दूसरा फैसला एथनॉल के प्राइसेस 2022-2023 एथनॉल सीजन, उस समय से अभी तक एथनॉल के प्राइसेस नहीं बढ़े, उस पर विचार हो रहा है। तीसरा फैसला 25% एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर नीति आयोग को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। नीति आयोग से कहा गया कि आप रोड मैप तैयार करें कि कैसे 25% के टारगेट को भी अचीव किया जा सकता है। तो 3 बड़े फैसले हैं। इसके अलावा इस्मा की तरफ से डिमांड ये कही 2024-25 सीजन के लिए हमें कम से कम 20 से 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त मिले। तो ये चारों खबरें काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखते हैं एक के बाद एक कितना फैसला होता है। आप अगर इथनॉल प्राइसेस की बात करें तो 2022-23 से ही प्राइसेस एज इट इज़ है। अगर आप शुगर केन से शुगर केन के जूस से अगर आप इथनॉल बनाते हैं तो 65 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। वहीं बी मोलासेस से 61 रुपये के आसपास है, और 56 रुपये कुछ पैसे के आसपास सी मोलासेस से बनाते हैं। तो उसमें अगर बढ़ोतरी होगी तो डेफिनेटली उसमें नए इन्वेस्टमेंट आएंगे और शुगर कंपनियों को फ़ायदा, खास करके जो इथनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी देने के लिए। खैर इस बीच 2 मिनट रह गए जरा मार्केट के ओपन होने में। मैं जरा लेवल्स जो फ्रीज़ हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। 32 पॉइंट ऊपर फ्रीज़ हुआ है, 26,250 के आसपास निफ्टी आपको दिखेगा। पहला टिक 350 तक जा सकता है जो हमारी कैलकुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग, तो करीब 100 पॉइंट की गुंजाइश और बनती है जो ऊपर का रास्ता खोलेगी। नीचे जाते समय 26,000 एक अहम सपोर्ट है, एक दिन में नहीं टूटेगा। 26,200 पे आके फिर से रुक सकता है, तो आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड लेना है। थोड़ा बाजार चला भी हुआ है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं, फ्रीज हो जाएगा, आज से टूटना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर खड़े हुए हो आप, तो आपको ज़्यादा कॉशियसनेस, थोड़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहीं भी आपको नीचे नीचे का दिखा नहीं रहा, ना बात कर रहा हूँ उसके बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर आज ओपनिंग टिक हल्के से दबाव का दिखेगा आपको, 36 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ खुलेगा। आज अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो फ्लैट, HDFC तो फ्लैट, ये अमूमन 2-4 जो बड़े शेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ वो थोड़ा फ्लैट खुलेंगे, फ्लैट खुलते हुए दिखेंगे। एक और चीज़, अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर भी आज कुछ खास मोमेंटम मेरे को शुरुआत में नहीं दिख रहा। मैं अडानी ग्रुप के शेयर्स आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि मार्केट के अंदर अडानी और अंबानी ग्रुप के दोनों का जो दबदबा है वो आप थोड़ा नोटिस हो पाए आपको। दूसरा पॉइंट, आज जो टॉप गेनर बनने जाएंगे शुरुआत में ही मार्केट के अंदर, उसमें IT स्टॉक्स ध्यान रखेंगे। देखिए IT 2 हिस्सों में इंपॉर्टेंस रखेगा आज की। पहला, एक तो एसेंचर की रिपोर्ट से पहले IT के अंदर पोजीशनिंग होगी, पहला पॉइंट है। रिपोर्ट अच्छी आई तो और अच्छी बात है, रिपोर्ट ख़राब आई यानी कि उसके नंबर्स की गाइडेंस वगैरह भी ख़राब रही तो ये शेयर पलटेंगे भी। तो आप जो भी ट्रेड लें देख के लीजिएगा। आज ज़्यादातर चीज़ें आपको पॉजिटिव दिख रही हैं। इन्फोसिस, SCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब के सब गैप के साथ खुल रहे हैं, सब के सब गैप के साथ खुल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इनमें जो बिना इसके वाला है यानी बिना IT का गैप का है वो है हिंडाल्को, 1.5%, ये भी ऊपर खुल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था इनकी अच्छी क्लोजिंग हुई है, रोल ओवर अच्छे हुए हैं, तो आप इन सभी शेयर्स पे ध्यान भी रख सकेंगे। इस बीच आप देखेंगे कि एक नोवामा वेल्थ को लेकर एक बड़ा सौदा, 6% इक्विटी का सौदा भी आपको स्टार्टिंग में होता हुआ दिखेगा। ये ब्लॉक डील के माध्यम से होगा, आज स्क्रीन पर होगा, ठीक है। 40 सेकंड के बाद मार्केट खुल जाएगा। जो आज लूजर्स बनने जा रहे हैं मार्केट के, वो ज़्यादा नुकसान तो नहीं है उनमें, बट भारती एयरटेल, पावर ग्रिड जैसे कुछ शेयर्स होंगे जो आज हल्के से दबाव पे खुलेंगे। इसके अलावा जो और आज नोटिस करने वाले शेयर हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वोडाफोन आइडिया हल्के से गैप के साथ खुल रहा है, मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा, बट सिर्फ नोटिस करा रहा हूँ कि गैप के साथ खुल रहा है। पॉलिसी बाजार 1.5% गैप के साथ खुल रहा है, ठीक है। टॉरेंट पावर 2.5% गैप के साथ खुल रहा है। ये कुछ एक शेयर है। और जोमेटो 3% गैप डाउन खोलेगा, ये भी आपको नोटिस करना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो ओपनिंग हुई है 1200 शेयर एडवांसेस के साथ और करीब 400-450 शेयरों का डिक्लाइन है। कुल मिला के जो पहला टिक आया वो करीब 25 ही पॉइंट का था, इससे ऊपर बाजार नहीं ड्रैग कर रहा और अभी सिर्फ 5-7 पॉइंट की निफ्टी की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। ध्यान रखा जाए 26,350 तक एक्सटेंशन होगा, उसके बाद का एक्सटेंशन लगता नहीं है। निफ्टी बैंक में करीब 150 पॉइंट का नुकसान आ चुका है 54,260 पे, यानी कि जितना हम कल बढ़ाकर लेके गए थे ना उसका 50% बैंक निफ्टी ने ओपनिंग में खाली किया है। देखते अभी क्या होता है। पहले 5 बड़े शेयर्स दिखा देना, फिर फटाफट से मैं रिपोर्ट्स वगैरह वाले जो शेयर्स हैं वो भी आपको नोटिस कराऊंगा। पहले 5 बड़े शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चेक करवा दो आप, HDFC को चेक कराओ, HDFC बैंक को, तो दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट है। HDFC बैंक तो बकायदा 0.5% नीचे है। ध्यान रखें ये बैंकिंग का दिग्गज है, इसके दम पर हम काफ़ी ऊपर आए हुए हैं। HUL आधे से 1% नीचे है, सेकेंड डे है जब HUL के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। L&T भी 1.25% नीचे है। अभी तक मैंने आपको 4 शेयर दिखाए हैं, चारों के 3 शेयर तो बिल्कुल ही ख़राब हैं जिनकी ओपनिंग आज अच्छी नहीं हुई है। TCS 1% ऊपर, साथ में इन्फोसिस भी दिखाना, इन्फोसिस भी ये भी 1 से 1.5% ऊपर। तो आज IT दबदबा वाला हिस्सा आपको दिखेगा और इसको डाइवर्जेंस अगर चेक करना हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को चेक कर लो। निफ्टी हरे निशान में है, बैंक निफ्टी लाल निशान में है। ये डाइवर्जेंस IT ने क्रिएट करना शुरू कर दिया। ध्यान रखा जाए निफ्टी के पास ऑलरेडी थोड़ा खिंचाव है, 26,300 350 तक के आज के टारगेट मोटा मोटी बनते हैं। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 12 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मोमेंटो ये देगा नहीं। हाँ, अगर आज आपको थोड़ी एनर्जी लगानी है तो IT स्टॉक्स के अंदर ही लगाना, उसमें कुछ ज़्यादा बोलने और बताने के लिए कुछ नहीं है। अडानी ग्रुप के शेयर्स भी मैं आपको नोटिस कराता हूँ, सभी में या तो फ्लैट ओपनिंग है या तो हल्की सी गिरावट है। कोई बहुत एक्साइटमेंट वाला सिंगल शेयर भी मेरे को नहीं दिख रहा जिसमें 1% से ज़्यादा की बढ़त और गिरावट हो। 1% से ज़्यादा बढ़त और गिरने वाला शेयर अवेलेबल ही नहीं है। बताओ, सोचो, इस तरह का कंसोलिडेशन है मार्केट के अंदर आपके लिए।
खैर एनी हाउ, जब मैं कुछ गिरने वाले शेयर्स भी आपको नोटिस कराता हूँ, जो पहले टॉप 50 काउंटर्स में से एक है जिनमें आज वीकनेस आई है। पावर ग्रिड थोड़ा नीचे आ गया, भारतीय एयरटेल नीचे आया, L&T ऑलरेडी आपको मैं नोटिस करा चुका हूँ, ONGC और डॉक्टर रेड्डीज ये शेयर नीचे हैं। साल का हाई लगाने वाले शेयर्स हैं वो है ITC, JSW स्टील, सन फार्मा और हिंडाल्को। ये चारों शेयर आज आपको थोड़ा बढ़त के साथ यानी कि साल का हाई टेस्ट करने वाले शेयर्स बन गए। आज कुल मिला के एनर्जी पूरी की पूरी आपको डाइवर्टेड दिख रही होगी IT के अंदर, थोड़ा बहुत फार्मा के अंदर और थोड़ा बहुत मेटल्स के अंदर। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि आउट ऑफ 100 कैसे डिवाइड करोगे, तो 50% IT, 25% फार्मास्यूटिकल्स और 25% मैं मेटल्स में जलाऊंगा। मेरे लिए आज का नोटिसेबल एरिया सिर्फ यही है, इसके अलावा मैं और इधर उधर ज़्यादा देखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो एनर्जी भी वेस्ट होगी और फिर मेरे को अच्छे ट्रेड भी नहीं मिलेंगे। तो आपको स्पेसिफिक होकर काम करने की समय ज़रूरत है। चलिए अब ज़रा हीट मैप हम लेके आना शुरू करें। हीट मैप जरा दिखाते जाइएगा, उसके अंदर आपको जो शेयर्स होंगे बढ़ने गिरने वाले वो भी मैं आपको जरा नोटिस कराता जाऊँगा स्पीड से ही। आज ऑटो का इंडेक्स भी ज़रूर दिखाना। हाँ, आज एक और चीज़ भी है, ऑटो का इंडेक्स भी ज़रूर देखना। ऑटो के शेयर्स आज बढ़िया चल रहे हैं। हीट मैप में भी हो सकता है जब निफ्टी के टॉप काउंटर्स आपको दिख रहे हो, उसमें ऑटो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे कोई ना कोई एक शेयर। ठीक है, ये ऑटो का इंडेक्स ही देख लो फिर आप। इसमें एक टाटा मोटर्स आपको हरे निशान में दिख रहा है। जो बड़े शेयर्स हैं जैसे कि बजाज, मारुति वगैरह ये सब शेयर्स हैं, इन सब में कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। मारुति कल 4% चला तो आज थोड़ा रुका हुआ है। तो आज एक ऑटो भी नोटिसेबल शेयर होगा। मेटल्स भी दिखाना स्क्रीन पर, अगला मेटल्स दिखाना। मेटल्स के अंदर आप देखिए IT तो दिखाओ ही, IT के अंदर देखो एक भी शेयर आपको नहीं दिखेगा नीचे, सभी शेयर ऊपर है। और मिनिमम परसेंटेज बढ़ने वाला शेयर भी 0.2% है और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला 3% है। और ये ऐसा नहीं है कि सभी ने इतने बड़े बड़े गैप दिए, कईयों ने तो खुलने के बाद चले हैं। एग्जाम्पल आपको इन्फोसिस का दिखाता हूँ। इन्फोसिस खुलने के बाद अब 2.5% हुआ, खुला इतना नहीं था वो ऊपर, वो आधा 0.5% ही ऊपर खुला। ठीक, अब आप ये मेटल्स की स्क्रीन भी देख पा रहे हो कि पूरी की पूरी ग्रीन आपको दिखेगी। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप टोटल स्क्रीन बांटना चाहो ना, तो 50% वेटेज देना आज IT को, 25% वेटेज देना मेटल्स को, और इसके बाद एक फार्मास्यूटिकल्स का हीट मैप भी दिखा दो। फार्मा का हीट मैप, उसमें सिप्ला वगैरह को लेकर अच्छी ट्रेड आई होंगी। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं दिखेंगे फार्मा के अंदर, ये रियल एस्टेट का नहीं, पहले फार्मा का अगर है तो पहले वो दिखाओ। तो फार्मा के अंदर आपको सारा नहीं दिखेगा, बट हाँ 50% स्क्रीन थोड़ी दिखेगी। इसमें थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। इसलिए मैं टोटल स्क्रीन का 25% इसमें भी अपनी एनर्जी को लगाऊंगा शेयर्स ढूंढने में, पकड़ने में। मेरे को आज बैंक में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, वजह मैं आपको बहुत क्लियर बता चुका हूँ। एक तो थोड़ा बैंक निफ्टी के जो मेजर कंटेंडर है उनमें आज स्पार्क नहीं दिख रहा, थोड़ा एब्सर्डिज्म दिख रहा है। बट मैं शॉर्ट नहीं करूँगा बैंक निफ्टी को, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। बट मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा कूल ऑफ होने की वेट कर रहा हूँ, ताकि मेरा ट्रेड और कंफर्टेबल हो जाए अगर मेरे को लेना। देखो आप स्क्रीन पर नीचे वाले हिस्से में देख रहे होगे, ICICI, एक्सेस और HDFC आपको तीनों दिख जाएंगे, और सबके पास करीब करीब आधे % का कट लगा हुआ है। तो ये 4-5 शेयर हैं जो बढ़ने चाहिए और इनका बढ़ना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग इंडसन बैंक भी और कोटक बैंक भी। तो वो जितने भी आप देख रहे हैं इंडसन को छोड़ के, अभी ज़्यादातर जितने भी बड़े नाम मैंने लिए वो सबके सब वीक हैं। अब आप मिड कैप का इंडाइसेस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। नाल्को, वोडाफोन आइडिया, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी नोटिस किया था, AB, FRL और आप IT कंपनीज का आज पूरा दबदबा इसके अंदर देख पा रहे हो मिड कैप के अंदर। जरा स्मॉल कैप भी दिखाओ आप, इसी तरह से स्मॉल कैप का इंटरेस्ट ज़्यादा आपको अच्छा दिखेगा। और इसमें EID पैरी, रेणुका शुगर्स, ये शुगर वाले काउंटर्स में ऑलरेडी विश्वमोहन आपको 3 रीजंस बता के गए हैं जस्ट खुलने से पहले। और इसके अलावा आपको दिखेगा मैस्टेक, ये एक IT कंपनी है, JNFC एक केमिकल कंपनी है, ये कुछ दिख रहे हैं। अच्छा, ये रेडिको खैतान जो 1.5% की गिरावट आप देख पा रहे हैं ना, इस पर एक USL पे भी एक रिपोर्ट आई है, मैकडॉवल्स पे, उन्होंने 1100 का टारगेट दिया, आज वो भी प्रेशर में है अगर आप देखना चाहो तो। ये हीट मैप आप अपनी पूरी स्क्रीन को चेक कर लो, आपको IT, फार्मा और छोटा मोटा मेटल्स के स्टॉक आपको ज़्यादा स्क्रीन पर दिखेंगे। अब मेरे सहयोगी अब मेहमानों के साथ जुड़ के आपके ओपनिंग ट्रेड लेना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अब जानना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। अक्षय, आपसे ही समझना चाहेंगे कि बताइए कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए अक्षय, क्योंकि मेटल काउंटर्स तो ज़बरदस्त चमक दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ अब फ्रेश सौदे कहाँ पे देखा जाए। जी, अपडेट है कि जो सुबह मॉर्निंग ट्रेड रिकमेंड कर रहा था बिफोर मार्केट ओपनिंग, इंडसइंड बैंक को रिकमेंड करा है जो 0.8% अप है। तो जिस जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे चल रहा है, तो टारगेट के लिए अब बने रहे, बड़े टारगेट से इंडसइंड बैंक के।
और दूसरा रिकमेंडेशन टाटा स्टील का था, तो वो भी गैप अप खुला है, तो शायद जिनको मौका नहीं मिला है थोड़ा सा वेट करें, 165 पे आता है स्टॉक तो आप री एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल जो टारगेट मैंने दिया है, थोड़े लंबे टारगेट्स है, उसके लिए बने रहे। और आज डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें तो आईटी स्पेस में थोड़ा मोमेंटम है, तो आईटी स्पेस में टेक महिंद्रा 1651 का करंट मार्केट प्राइस है। 5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेक करा है अभी गए 5-10 मिनट में, और जो रिसेंट स्विंग हाई है 1670 वो भी पार कर जाएगा, ये मेरा मानना है। तो बाय करे टेक महिंद्रा का टारगेट करीबन 1690 और 1710, ये दो टारगेट रहेंगे। और स्टॉप लॉस आज का डे लो 1618 ये रहेगा, तो टेक महिंद्रा बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो टेक है इन स्तरों पर भी आप बाय कर सकते हैं। देखिए इंडसइंड बैंक काफ़ी अच्छी कॉल रही, क्योंकि ओपनिंग के बाद ही ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ही आपको देखिए लगभग 1% का यहाँ पे मूव आते हुए दिखा। अभी भी भरोसा कायम है यहाँ पे अक्षय का। साथ ही टेक महिंद्रा आईटी स्पेस में हम देख ही रहे हैं कि एक्सेंचर के नतीजों के बाद काफ़ी उत्साह रहा है। ऐसे में टेक महिंद्रा पे आप ट्रेड ले सकते हैं। 1960 के आपको यहाँ पे टारगेट्स लगाने हैं, फिर 1710 आते हुए दिख सकता है, और 1618 रुपए का जो है आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। माफ़ कीजिएगा, पहला जो टारगेट है वो 1690 है और दूसरा 1710। तो टेक महिंद्रा यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। पर इस बीच अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक जो है थोड़ा सा लाल निशान में फिसलता हुआ ज़रूर नज़र आया है। यहाँ पे हम देखें तो गिरावट बढ़ रही है। साथ ही आज आईटी स्पेस से ही जो है पूरा का पूरा एक्शन है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलटीआई माइंडट्री, विप्रो, एचसीएल टेक, तो आप देखेंगे 5 नाम जो हैं आईटी स्पेस से ही हैं। साथ ही साथ सन फार्मा और हिंडाल्को भी जो है अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। पर अक्षय, क्योंकि आप आईटी स्पेस ट्रैक कर रहे हैं, क्या दिग्गज टीसीएस पे कोई पॉजिटिव व्यू नहीं बन रहा है? देखिए टीसीएस भी पॉजिटिव ही है व्यू, बस अगर आप मोमेंटम ट्रेड्स खोज रहे हो तो मेरे हिसाब से एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इसमें बेहतर आपको मोमेंटम मिलेंगे, क्योंकि टीसीएस में एक जो है छोटा सा जो सपोर्ट एरिया था शॉर्ट टर्म के माध्यम से 14450 ये लेवल उसने ब्रेक करा था, तो थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है अगर आप मोमेंटम की खोज कर रहे हैं। बाकी अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म का है, 1 महीना होल्डिंग का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाय कर सकते हैं टीसीएस भी। मेरे हिसाब से वापस 45-50 तक चल सकता है टीसीएस। तो अब आपका चॉइस है, मोमेंटम चेस करना है तो एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा बेटर ऑप्शंस है। अगर आप धीमी गति से बाय करके होल्ड करना पसंद करते हैं तो टीसीएस में भी कोई कमी नहीं है। 4550 का टारगेट, 4250 का स्टॉप लॉस, ये सेटअप है टीसीएस का। ठीक है, तो टीसीएस भी जो है मौजूदा स्तरों पर जो है आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल देखिए डे हाई पे तो है ये स्टॉक। अब देखते हैं 0.25% की तेज़ी जो है कितना सस्टेन करती है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके मुकाबले जो अन्य आईटी काउंटर्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, यहाँ पे 2.5 से 3% की मजबूती हम देख पा रहे हैं। पर वैशाली भी अब हमारे साथ है। वैशाली, बताइए कोई अपडेट, और साथ ही ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? So well, of course, IT was a flavor. तो HCL टेक में मेरा व्यू पॉजिटिव है, ब्रेकआउट भी देने की तैयारी में है, रादर आ चुका है। सो 1900 के टारगेट के लिए मेरा HCL टेक में बाय रहेगा। ठीक है, वैशाली एचसीएल टेक में कोई स्टॉप लॉस? सो HCL टेक स्टॉप लॉस अगर आज करना चाहते हैं तो 1800 का स्टॉप लॉस। तो 1800 का स्टॉप लॉस जो है आप एचसीएल टेक में लगा सकते हैं। कुछ समय से जो है वैशाली इस काउंटर को क्लोजली ट्रैक भी कर रही हैं। अब देखिए आज अगर आईटी चल रहा है तो बैंकिंग जो है एक बैक सीट ले चुका है। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ पे नहीं है, पर इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिए। इंडिया विक्स जो है अभी 1% कमज़ोर है, हमने देखा है ये पूरे हफ्ते जो है यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है, पर पूरे ब्रॉडर मार्केट्स में ज़बरदस्त का पार्टिसिपेशन। आप एडवांसेस और डिक्लाइनिंग्स देखेंगे तो एडवांसेस में 1500 से ज़्यादा काउंटर्स हैं, हालांकि उसके सामने जो डिक्लाइंस की संख्या है वो उसकी आधी है। तो चलिए कहीं ना कहीं अभी जो है सपोर्ट अच्छी तरीके से आते हुए दिख रहा है ब्रॉडर मार्केट से। आज एक स्टॉक जो कि काफ़ी कमज़ोर हुआ है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी और उसका शायद क्लियर रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। अक्षय, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था ये स्टॉक, पर क्या आज 0.25% की गिरावट के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है?
जी सृष्टि, इसमें जो था टेक्निकल पैरामीटर्स काफी ओवरबॉट था। अब आरएसआई की रीडिंग देके 75 पार कर चुका था, तो बहुत फास्ट मूव बहुत कम टाइम में हुआ था। आज जो ओपनिंग है शायद रिपोर्ट के चलते हुई है, तो गए 3 दिन का जो एक सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा था 1610 का 1610, उसको ओपनिंग टिक में ब्रेक करा है। तो थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है अगर आप डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए से देख रहे हैं। बाकी थोड़ा मीडियम टर्म या आप हफ्ते भर की भी व्यू देखें तो अभी तक प्राइस स्ट्रक्चर में कोई खामी नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन है मेरे हिसाब से। अगर स्टॉक आपको वापस 1540 के आसपास 1540 1550 जहां पे मूविंग एवरेज सपोर्ट है वहां मिलता है, तो एक बार रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ भी सही हो जाएगा। एक बार आप ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए वहां बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, टिप आपको जरूर मिलेगा 1550 के आसपास। वहां एक बार रिव्यू करके आप बाइंग की पोजीशंस यूनाइटेड स्पिरिट्स में बना सकते हो। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करें और थोड़ी सी गिरावट आए तो उसके बाद जो है आप इसमें एंट्री लें, ये सलाह आपके लिए। न्यूलैंड लैब पे आज वोडाफोन आइडिया देखिए यहाँ पे 4% की तेज़ी है। कुछ एक रिपोर्ट्स में ये भी था कि शायद जो है इनके कर्जे में थोड़ी सी जो है इनको राहत मिलती हुई नज़र आए। कुछ एक पेपर रिपोर्ट्स में आप ये देख पाएंगे। उसका उत्साह जो है हम देख भी पा रहे हैं, लगभग 3.25% की तेज़ी है। अक्षय, क्या यहाँ पे कोई नज़रिया आप शेयर करेंगे? जो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने करीब ₹10.5 के आसपास थोड़ा सा थमने की कोशिश की है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी देखिए, टेक्निकल सेटअप तो खराब ही है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से जो स्टॉक पिटा है, तो इसमें ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट्स का पोजीशनिंग रहता है, तो काफी डीप कट्स और पेन है ये स्टॉक में। तो फिलहाल 10 रुपए के स्तर पे हल्का सा एक सेटल होने की कोशिश कर रहा है। पर अभी तक अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स खोज रहे हैं इसमें, तो कोई मुझे तो ट्रेड नहीं दिख पा रहा है। लॉन्गर टर्म का आपका नजरिया है तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में तो काफी 6 महीना 8 महीने का टाइम हो सकता है और पूरा पिक्चर बदल सकता है उसमें। तो अभी तक टेक्निकली तो कोई मुझे इसका कोई भी एविडेंस नहीं दिख पा रहा है कि एक सपोर्ट बेस है या इसका एक लो बन चुका है। तो फिलहाल अवॉइड करने की राय है। हल्का सा पुल बैक 11.5 तक जरूर मिल सकता है। एक चौपी दौर रहेगा क्योंकि स्टॉक इतना पिटने के बाद एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, पर अभी तक बाय करने की सलाह नहीं है, अवॉइड ही करे वोडाफोन आइडिया। आइडिया की इस तेजी पर भरोसा ना कीजिए, अवॉइड करने की सलाह है। बाजार में आपको सुस्ती ज़रूर दिखेगी। निफ्टी में करीब 17 अंकों की ही तेज़ी है। निफ्टी बैंक की बात करें 168 अंक नीचे है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ ये है कि आज एडवांस्ड और डिक्लाइन का रेशियो ठीक है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की जो भागीदारी है वो बाजार में हो रही है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 750 शेयर हैं कमजोरी वाले और उसके मुकाबले करीब 1500 शेयर हैं मजबूती वाले। तो 1:2 का रेशो है डिक्लाइंस का और एडवांसेस का। ये एक बढ़िया चीज़ है बाजार के पक्ष में। एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश मिरानी। नरेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीवी स्वदेश पर। अच्छा लग रहा है आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे। आप बताइए, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है बाजार में अभी, कहाँ पर आपके ट्रेड्स होंगे? तो जो ब्रेकआउट रेट्स है वो है, सबसे पहले एक अल्ट्राटेक सीमेंट्स है जहां पे एक नया ऑल टाइम हाई बना है कल। लास्ट 2 बार ही वहीं पे रेजिस्टेंस मिला था 11,800 12,000 के पास। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 11,700, टारगेट होगा 12,800 का। दूसरा भाई है आयशर मोटर्स पर, जहाँ पे लास्ट कुछ महीनों से 5,000 5,050 का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये 5,400 5,600 हो सकता है। और काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है टू व्हीलर पैक में एज वेल एज ऑटो पैक में। तो यहाँ पे लगता है एक लीडरशिप मूव हो सकता है। तो 4850 के स्टॉप लॉस से बाय होगा ये। अल्ट्राटेक और आयशर, ये दो शेयर हैं नरेश के रडार पर। 5200 और 5600 के टारगेट के लिए आपको आयशर मोटर्स में खरीदारी करनी है। शुगर स्टॉक्स में तेज़ी बढ़ी है और पर्टिकुलरली अगर हम बलरामपुर चीनी की बात करें, इस वक्त देखिए आप, ये और ऊपर आ गया है। 4-4.5% के आसपास की तेज़ी इसमें हो गई है। और विश्वमोहन, आपको बाजार खुलने से पहले ही आपको नोटिस करवा रहे थे कि आज शुगर के लिए मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। एक तो इथेनॉल के प्राइसेस बढ़ाने पर विचार सरकार कर सकती है, वो भी खबर है, और उसके चलते पुश मिल रहा है। अब बलरामपुर चीनी हमने देखा है वैशाली जी कि 550 रुपये के भाव से लगातार ये शेयर मोमेंटम में है और धीरे धीरे करके 650 रुपये के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहाँ से भी तेजी इसमें कर सकते हैं क्या? क्या संकेत दे रहे हैं इसके चार्ट्स आपको? देखिए, मंथली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट आ चुका है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में आ चुका है और काफी चल चुका है। तो नई बाइंग मैं अभी नहीं कहूंगी, बट ऑफ कोर्स 600 के पास अगर डिप आता है तो 600 का एक लेवल ठीक रहेगा एंट्री के लिए।
ठीक है, बलरामपुर चीनी नई बाइंग आपको करने के लिए मना कर रही हैं। प्रिज्म जॉनसन, नरेश आप जरा चेक करेंगे प्रिज्म जॉनसन। हमने लगातार इसमें कंटिन्यूड मोमेंटम देखा है और आज भी शुरुआत प्रिज्म जॉनसन ने अच्छी की है। 5-5.5% के आसपास की तेजी है, कल भी हमने बड़ी तेजी इसमें देखी है। कहां तक जाएगा शेयर ये, और किसी को अगर नया ट्रेड करना हो तो उसके लिए क्या सलाह होगी? काफी वॉलेटाइल रहा है लास्ट रफली 2-3 वीक में। वाइल्ड मूवमेंट्स हुए 190 टू 240। कल भी ऊपर के हाई से रफली 15% नीचे आ गया था, 12-15%। सो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 200 का, और 210 के आसपास, 210 215 के आसपास बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, प्रिज्म का पर ये व्यू। दो और मेहमानों का हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदीप शाह और रचना वैद्य। सुदीप जी, रचना जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। एक काम करते हैं, आप लोगों से एक एक ट्रेड आपके समझ लेते हैं, क्योंकि बाजार खुला है, आपने कुछ न कुछ देखा होगा बाजार में जहां पर आपको मोमेंटम या फिर स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग दिख रहा होगा। रचना जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए आपका शेयर कौन सा होगा जहां पर अभी नया ट्रेड ले सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू और यहाँ मुझे बुलाने के लिए। और इस वक्त का जो मैं ट्रेड, एक फ्रेश ट्रेड अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो एक से ज्यादा कर सकते हैं, मार्केट का सिचुएशन ऐसा है, लेकिन अगर एक ट्रेड सजेस्ट करना है तो दैट विल बी टाटा स्टील। टाटा स्टील एज ए डिस्क्लोजर हमने क्लाइंट्स को भी दिया है। हमारा ये मानना है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम जो बन रखा है मेटल्स में, एंड विद द टेलविंड ऑफ न्यूज फ्रॉम चाइना, ये सेक्टर फ्लेवर ऑफ द सीजन बनना चाहिए आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे ये कंजम्पशन बूस्ट है मेटल्स के लिए और ये बना रहना चाहिए। ये काउंटर जब तक 165 के ऊपर बना रहेगा तब तक की पॉजिटिविटी अक्टूबर फ्यूचर्स के हिसाब से बनी रहेगी। एंड 165 के एसएल के साथ अगर इसको लॉन्ग किया जाए तो अपसाइड पे इसका टारगेट 174 बहुत जल्दी दिखना चाहिए। ठीक है, 174 के टारगेट आपको टाटा स्टील में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और देखिए, मेटल में बहुत सारे शेयर्स हैं, मतलब लंबी लिस्ट है, 8-10 कंपनियां आपको आराम से आपको मिल जाएंगी उसमें देखने के लिए, और ट्रिगर भी सबके लिए सेम ही है। लेकिन ये होता है कि चार्ट्स पर कन्विक्शन कहां पर आ रहा है, तो अक्षय जी के पास और वैशाली जी के बाद रचना जी आज हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं जिनका इस पर भरोसा है। टाटा स्टील पर 174-75 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दे रही हैं। सुदीप, आप बताइए आपका शेयर कौन सा होगा, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है आज का? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। मुझे लग रहा है कि आदित्य बिरला ग्रुप में आज मोमेंटम है, ABFRL है, आदित्य बिरला कैपिटल है। ये दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है आने वाले 1 या 2 सेशंस में यहाँ से भी ट्रेंड और स्ट्रांग हो सकता है। अब क्योंकि ABFRL ऑलरेडी 5-5.5% ऊपर हो चुका है और वो ब्रेकआउट के ऊपर है, 360 361 चल रहा है, 375 मुझे लग रहा है जा सकता है यहाँ पे वेरी सून। और 353 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर किसके पास है अगर ये स्टॉक तो। बट एक फ्रेश ट्रेड अगर मुझे लेना है तो इट वुड बी द सेकंड स्टॉक फ्रॉम दिस वेरी ग्रुप, इट इज आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पे एक अगर पिछले 1.5-2 महीने का जो एक कंसोलिडेशन हुआ था, और ये बड़ा कंसोलिडेशन था 205 से लेके 235 के बीच में, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक पे, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ रहा है। और बहुत ही जल्द यहाँ पे मुझे लग रहा है जो डेली, वीकली और मंथली तीन स्ट्रक्चर पर तो स्टॉक स्ट्रांग ही है। और NBFCs में एक अच्छा मूव हमने देखा था पिछले काफी हफ्तों से, एंड ये स्टॉक में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था दूसरे NBFCs के मुकाबले, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा कैचअप हो सकता है। तो 232 के स्टॉप लॉस से 245 250 के टारगेट्स मुझे लग रहा है आदित्य बिरला कैपिटल में आ सकते हैं। तो इसे ये लेवल पे या कोई भी एक छोटे से डिप पे भी खरीदा जा सकता है। नरेश, एक IT कंपनी खरीदी है इन्फोसिस में, प्लस तो कर सकता हूँ, लेकिन इन्फोसिस की एक ही प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में, वो है कि इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन उतना नहीं है। एक तो नई सीरीज़ में अभी भी हम आए हैं, तो इन्फोसिस प्लस करूँ या फिर इसका मैं एक और भी दे सकता हूँ आपको शेयर, LTI माइंडट्री। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी है और पीछे वॉल्यूम बैक्ड भी है, तो मैं इन्फोसिस छोड़ के LTI माइंडट्री प्लस कर लूँ, एक ही IT कंपनी रखूँगा फिलहाल। मेरा मानना है कि जो लीडरशिप स्टॉक रहा है लार्ज कैप IT पैक में से, वो HCL टेक्नोलॉजीज है, जो अभी भी प्रीवियस हाई के ऊपर चल रहा था। तो अगर डिप पे लेना ही है गोइंग फॉरवर्ड तो HCL टेक मेरा फेवरेट रहेगा IT पैक में। ठीक है, तो HCL टेक का आप कोई ऑप्शंस ट्रेड दोगे आप नरेश, या फिर सीधा कैश में या फ्यूचर्स में प्लस करें? कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन भी बता दो, अभी तो सीरीज की शुरुआत है, लंबा रख लेंगे इसको, 31 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो मैं प्रेफर करूंगा कैश में या फ्यूचर्स में ही लिया जाए सीधा, क्योंकि 2 पार्ट्स में लेना होगा शायद से, कल अगर थोड़ा डिप आए तो ऐड करना चाहिए।
ठीक है, ये जो ABFRL आज चल रहा है करीब 5% ऊपर है, ये एग्जिट का रास्ता दे रहा है या फिर और चल सकता है नरेश? ये ABFRL और चल सकता है या फिर इंट्राडे जिनके पास भी पैसे आए बुक करे निकले बाहर? ये स्टार्ट ऑफ न्यू अप ट्रेंड लगता है, क्योंकि अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 2022 में 358 360 का था, आज वो क्रॉस करने के उसमें है। और अगर हम देखें लास्ट 6 महीने का भी हाई अराउंड 340 345 है, तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। 1-2 दिन का पॉज भी आ जाए, बट स्ट्रक्चरली लगता है कि ये 2 साल का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो। ठीक है, रचना मैम पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। एक शेयर मैं आपसे और पता करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बिल्डअप के हिसाब से ही वो शेयर पता करता हूँ आपसे मैं। बलरामपुर चीनी में और कितनी स्ट्रेंथ आ सकती है? 6.5% ऊपर है बलरामपुर चीनी। अच्छी मार्केट में जो हो रहा है उससे मुझे लग रहा है बहुत लोग मिठाई बांट रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे बलरामपुर चीनी में ये काउंटर जो है इंट्राडे के हिसाब से इट्स ओवरबॉट, तो इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। एक मूव जो था, एक अपस्विंग जो था वो अच्छे से प्ले आउट हो चुका, एंड यहाँ पे 660 के करीब एक रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे इंट्राडे में तो हम दूर रहेंगे। पर पोजिशनली अगर ये काउंटर पुल बैक देता है या रिट्रेसमेंट देता है, अभी 655 के करीब है, 657, तो अगर ये काउंटर 640 635 के आसपास आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए तो, और तब वहां पे एक एंट्री बनती है 655 635 के नीचे ऐसे लगा के लॉन्ग करा जाए ऑन अ डिप, तो ऊपर वाली साइड पे दोबारा से 660 एंड 680 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। मुझे नहीं लगता कि ये मोमेंटम थमेगा, पर फ्रेश एंट्री के लिए एक पुल बैक की जरूरत है, सो दैट योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज बेटर। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस टारगेट मोटा मोटी आपके लिए, नए वालों को लिए थोड़ा सा देख के आना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर और चल नहीं सकता, 26,000 के ऊपर भी तो बाजार चल ही रहा है ना, और भी चल सकता है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको अपना रिस्क टुवर्ड ज़रूर कैलकुलेट करना है। 6.5-7% इंट्राडे का मोमेंटो है ये इंट्राडे की बात बोल रहा हूँ, वीक की भी नहीं है। और इंट्राडे भी छोड़ दो, ये सिर्फ 20 मिनट का मोमेंटो है। अभी तो खुला है 9:15 बजे बाजार और 9:40 तक 6.5% ऊपर है बलरामपुर चीनी। थोड़ा देख के आराम से कीजिएगा शेयर, ऐसा ना हो कि आप उन टॉप लोगों में से हो जो फंस जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं चल सकता, सब बिल्डअप इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज में 10% भी हो सकता है। तो मैम ने भी यही बात आपको बताई कि भाई नए लोगों को थोड़ा देख के कैलकुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट है, बाइंग ऑन डिप करो, मना नहीं है, बाइंग ऑन डिप करो, मिल जाए तो ठीक है, छोड़ देंगे नहीं तो 16 छोड़ने में क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, एक दो चीज़ें मैं आपको ज़रा और नोटिस कराता हूँ। इंडिया विक्स अभी भी 1.5% नीचे है। सुदीप, एक शेयर में को आपसे पढ़ना करना, आज मैकडॉवेल्स यूएसएल तो नीचे है रिपोर्ट की वजह से, लेकिन इसका एक और पीयर है, प्रोडक्ट में थोड़ा अलग है, यू है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड, वो आज ब्रेकआउट कर रहा है एक नया। विस्की नीचे, बियर ऊपर, जरा कैलकुलेशन करके बताइए। विस्की और बियर का तो कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं दोनों का सेवन नहीं करता, पर हाँ स्टॉक प्राइसेस की अगर बात करें डिम्पी जी, तो मुझे लग रहा है एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है यूबीएल में। और जो एक स्टेडी मूव आता है ना एक स्टॉक में, अगर हम देखते हैं जो वीकली चार्ट्स पर देखते हैं, तो हायर टॉप हायर बॉटम पिछले 3 सप्ताह में बन रहा है। उसके पहले 5-6 सप्ताह स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। तो क्या होता है कि एक कंसोलिडेशन के बाद वीकली चार्ट पे जब एक ब्रेकआउट आता है तो वहां पे एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है। तो मुझे लग रहा है मिड कैप्स में, जहां पे पिछले 7-8 दिन में हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप्स को, तो यहाँ पे ऐसा एक ब्रेकआउट देखना वो एक बहुत ही एक अच्छी सिग्नल है एक स्टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है 21, अगर कोई लोअर लेवल से इसमें किसी ने खरीदा है तो 2130 इसका एक स्टॉप लॉस रखे, 2130, और अपसाइड पे मुझे लग रहा है ये रैली 2250 और 2280 तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, आप ये दोनों के प्राइसेस देख पा रहे होंगे, हमने लाइन चार्ट में डिफरेंस डाला है। करीब बाजार खुलने के बाद दोनों की दिशा बिल्कुल अलग अलग है। एक डेज लो टेस्ट करने के लिए पहुंचा और एक डेज हाई टेस्ट करने के लिए पहुंचा। इसलिए आज के दिन में बड़े स्पेसिफिक हम कह तो देते हैं कि लीकर काउंटर्स चल रहे हैं, लेकिन लीकर काउंटर्स में यूएसएल नहीं चल रहा, यूबीएल चल रहा है। रेडिको खैतान के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई आज शुरुआत में, आज खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग थी, तो बड़ा ही स्पेसिफिक हुई है। एक और शेयर मेरे लिस्ट में आ रहा है, थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाला शेयर है, उस शेयर का नाम है मैरिको। नरेश सर एक बार ज़रा इस शेयर को चेक करना, मैरिको। मैं कुछ हद तक हेज वाली पोजीशंस या अपने आप को थोड़े डिफेंसिव शेयर में भी पार्क करना चाहता हूँ। एग्रेसिव से पैसा निकालूंगा, डिफेंसिव में डालूंगा। मैरिको मेरी सही चॉइस है क्या?
तो मैरिको ओवरऑल अच्छे ट्रेंड में है, बट काफी चल चुका है। अगर हम देखें जब मई में इसमें जब से ब्रेकआउट आया था, और मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, नए हाई बना रहा है बट स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा डिप का या कंसोलिडेशन का। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, आज थोड़ा ऊपर भी है फॉर द डे। सो अभी के लिए अगर थोड़ा डिप आता है टुवर्ड 695 तब जाके सोच सकते हैं। एक और शेयर है जिसने सितंबर सीरीज अपनी पूरी गिरावट से अपने सारे गेंस को इरोड कर दिया। सितंबर में वो 200 रुपये का था, 240 सितंबर में ही हुआ, सितंबर में वापस 240 से 200 रुपये की कैटेगरी में आ गया था। उस शेयर का नाम था IEX। इसने पूरा उतार चढ़ाव यानी कि पूरा रोलर कोस्टर राइड को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, नई सीरीज के अंदर बिल्डअप बनाना शुरू कर दिया। आप जरा ओपन इंटरेस्ट दिखाना, रचना मैम एक बार जरा चेक करना इसका बिल्डअप। OI एडिशन तो हो रहा है बट प्राइस एक्शन थोड़ा ड्यू है, पेंडिंग है। क्या मैं IEX को ले लूँ और मेरा स्टॉप लॉस होगा 205, 201, मैं 2 SL डालूंगा। आप देखोगे नीचे चेंज इन OI करीब 8% है, प्राइस एक्शन आया नहीं, प्रीमियम आ रहा है। जी, IEX की जहां तक बात है, ये काउंटर ने कल से एक टर्न लेना शुरू किया है फ्रॉम अ वर्टिकल फॉल, और आज ये दोबारा से एक फॉलो थ्रू देने की कोशिश में लगा हुआ है। ये काउंटर जब तक 205 के ऊपर रहेगा तब तक पॉजिटिविटी तो इसमें बनी रहनी चाहिए। ये ऊपर की साइड पे 222 तक जा सकता है, तो यहाँ से करीब करीब 8 to 10 रुपीज का फर्दर अप मूव पॉसिबल है, जिसके लिए प्ले करा जा सकता है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर भी है तो 210 पे ऐसे लगाइए, पोजिशनल प्लेयर है तो 205 पे ऐसे लगा के अगर लॉन्ग करेंगे तो 220 से 22 तक का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। एक बार 222 निकल गया, देन इट विल बी रेडी टू गो टू 227। ठीक है, ये 210, 205 दोनों स्टॉप लॉस डाल दो। पोजीशन वालों के लिए 205 है। सीरीज़ की शुरुआत में अगर लेना चाहते हैं, सीरीज़ के एंड तक रखोगे, 2.5 का स्टॉप लॉस डालो। स्विंग करना है 2.10 का SL डालो, और ऊपर जाते समय 2.22 तक सोच लेना। पैसे अच्छे लगते हैं, बुक करना, निकल जाना, लगेगा और चलना है 2.22 के ब्रेकआउट की वेट करने देना। तो सारी चीज़ें हमने मोटा मोटी आपके लिए डाल दी है। 2.5, 2.10 दोनों डाल दो SL में, स्लैश करके डालो। स्विंग और पोजिशनल दोनों वालों के लिए SL हो जाएगा। एक शेयर आपको और नोटिस कराता हूँ ऐसा ही, जहाँ पे OI एडिशन अच्छा है बट प्राइस एक्शन धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, और 1% तो पिछले 1-1.5 मिनट के अंदर हुआ है। शेयर का नाम है ग्रैनुलस इंडिया। एक बार जरा नरेश भाई आप इस शेयर को जरा चेक करना, इसकी प्रोड्यूसर साहब ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना ग्रैनुलस की। मैं इस शेयर के अंदर पोजीशन डालना चाहता हूँ सर, डाल दूँ? खुलते अभी डाल दूँ ओपनिंग में ही? कौन सा स्टॉक बताया आपने? ग्रैनुलस इंडिया सर। हाँ, ग्रैन्यूल्स में अवॉइड करूंगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फॉल आया था और बड़े वॉल्यूम्स के साथ आया था। तो ऐसे होने के बाद स्टॉक में वॉलेटिलिटी एक ही रेंज में हो जाती है जहां पे ट्रेंडिंग मूव्स खत्म हो जाता है। स्टॉक ने जो 680-700 से एक जो ड्रॉप आया था, उसके बाद अभी लास्ट 10 दिन में देखे तो वॉलेटिलिटी है बट ट्रेंड अभी भी रिकवर नहीं हुआ फुल्ली, तो टोटली अवॉइडेबल होगा ये स्टॉक। अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है। फॉल्स में थोड़ा और कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए। हालांकि जिस तरह का कंसोलिडेशन आज बिल्डअप में दिख रहा है 40%, मैंने भी आपको OI दिखाया भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग OI है इसका। अभी प्राइस एक्शन ड्यू है 2% ऊपर है। नोटिस करने वाला शेयर है, मत लो अभी, अवॉइड करो बट नोटिस जरूर करो, अपनी वॉच लिस्ट में शेयर को डाल दो। सुदीप जी एक छोटा सा शेयर आपसे और पता करना हुआ है, हिंद कॉपर। इसके साथ भी है, टिपिकली पहले 5-7 दिन बैन में था सितंबर में, अभी अक्टूबर के अंदर आ गए, तो फर्स्ट डे तो बैन में नहीं है। अब इसका मार्केट वाइड में चेक कर लूंगा, थोड़ी देर में आइडिया लग जाएगा। हिंद कॉपर में कोई ट्रेड बनता है तो बताओ सर। यहाँ पे पहले अगर हम पोजिशनली बात करें तो ये 10 वीक का ब्रेकआउट है। 10 वीक से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 340 और 300 रुपए के बीच में। तो हाँ, वीकली चार्ट के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ब्रेकआउट है, तो एक स्ट्रक्चर तो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है यहाँ पे। पर आज अगर ओपनिंग के बाद अगर हम देखें तो आप जैसे पिछले 5 मिनट पहले आप बलरामपुर चीनी के बारे में बोल रहे थे कि खुल तो गया है ऊपर, 6-7% ऊपर गया, बट अब पूरा दिन बचा है और ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे मुझे हिंद कॉपर में ऊपर के लेवल से ये 351, 352 पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो कि इसका एक प्रीवियस एक स्विंग हाई भी है जुलाई 2024 के आसपास 348, 350 का। तो मुझे लग रहा है ये जोन पे थोड़ा यहाँ एक कहीं ना कहीं ऊपर से रुकावट आ रही है। तो 352, 353 के ऊपर यदि स्टॉक सस्टेन करता है तो ही यहाँ पे बाइंग करे, वरना बाइंग ना करे यहाँ पर। ठीक है, 353 इसके लिए याद रखने वाला नंबर होगा। 353 चलेगा, 535, 533,
तो 353 अगर ये पार हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर आना, ये लिख लो, नोट्स में बना लो। आपके आना सॉफ्टवेयर के अंदर ये नोटिफिकेशंस भी होते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, किसी का भी करें, ज़ीरोधा, ग्रो, वड़ेवर, किसी का भी करें, तो उसके अंदर बकायदा नोटिफिकेशंस भी डलती हैं, तो आपको नोटिस करवा देगा, अच्छा है 353 हो गया, तो एक पॉपअप आ जाएगा आपके पास, आपको बता देगा। अगर आप कोई और कंपनी का सॉफ्टवेयर करते हैं इस्तेमाल ब्रोकरेज का, वहाँ पर भी आ जाएगा। वॉच लिस्ट बनाओ, इंट्राडे पकड़ो, माल देखो उसके अंदर से कैसे रखो। देखो आज डाइवर्जेंस आईटी कैसे क्रिएट करता है, साफ साफ दिख रहा है। आईटी लेड निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी, बैंकिंग काउंटर लेड बैंक निफ्टी आज थोड़ा नीचे है, और इतना भी नीचे नहीं है, ये डाइवर्जेंस इतना भी नहीं है, बट हाँ है, इसलिए आपको मैं नोटिस ये पॉइंट भी करा रहा हूँ। इंडिया विक्स 3% टूट गया। ये इंडिया विक्स टूट तो रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि बार बार हम हाई बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखा जाए ये इंडिया विक्स जो अभी अच्छा लग रहा है बाद में सजा भी बन सकता है, ये आपको चलने नहीं देगा, ये ऐसा साइडवेज कर देगा मार्केट के अंदर कि कॉल राइटर्स के दिन आ जाएंगे और कॉल बायर्स और पुट बायर्स के दिन चले जाएंगे। अभी तो ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है, जो दिख रहा है वो भी हम बोल रहे हैं आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है हमारे साथ, सोनी पटनायक जुड़ रही हैं और मेरी सहयोगी सृष्टि भी हैं, उनसे पूछेंगे सवाल। सृष्टि, चलिए सोनी हमारे साथ मौजूद है। सोनी, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ऑप्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए? जी गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और सारे दर्शकों को। यहाँ पे हम रेकमेंड करना चाहते हैं ओबरॉय रियल्टी पे एक बुल कॉल स्प्रेड अक्टूबर सीरीज पे, जहाँ पे आपको 2000 कॉल ऑप्शन खरीदना है 52 प्राइस पे, और सामने 2100 कॉल ऑप्शन सेल करना है 25 पे। आपका यहाँ पे टोटल प्रीमियम आउटफ्लो रहेगा 27 पॉइंट, जो कि आपका मैक्सिमम रिस्क है। तो करीबन 20,000 का यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिस्क, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप ले सकते हैं। टारगेट हम करेंगे 90 पॉइंट्स इन कंबाइंड प्रीमियम, टोटल प्रीमियम में 90 पॉइंट्स का यहाँ पे रहेगा। सो मैक्सिमम रिवॉर्ड आपका एनीवे बिटवीन 40 to 60,000 के बीच में आ सकता है। ये एंटायर सीरीज के लिए एक स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे ओबरॉय रियल्टी पे हमने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स बने हैं लॉन्ग साइड पे, और एक अच्छा चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट भी है। 1900 के ऊपर एक पहला ब्रेकआउट आया था, और मंथली चार्ट्स पे भी अगर हम देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट को अप्रोच करेगा 1970 के ऊपर। जब वो क्रॉस करेगा सीरीज में, आपको टुवर्ड्स 20,080 2100 लेवल्स भी एक बार नजर आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सीरीज का प्ले रहेगा यहाँ पे एंटायर अक्टूबर सीरीज के लिए। यहाँ पे इसलिए बुल कॉल स्प्रेड के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगी कि आज ये हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है, और ये बेसिस रोल ओवर्स के रैशनल पे हमने ये आज रिकमेंड किया है अपने जेएम क्लाइंट्स को। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सोनी आज की ये कॉल देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके का आपको यहाँ पे रिस्क उठाना है, उसके सामने जो रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट डबल है। ये पूरी सीरीज तक के लिए ये जो कॉल है वो सोनी आपके लिए लेकर आई हैं। 2000 की कॉल जो है यहाँ पे 52 रुपीज़ में खरीदे, पर उसके सामने 2100 की कॉल जो कि 25 रुपये पे चल रही है उसको बेचे। इस हिसाब से आप हेज भी करें। इसमें मैक्सिमम जो लॉस है वो लगभग 19,000 का है, पर उसके सामने प्रॉफिट भी आप ध्यान में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी आज की हमें कॉल बताने के लिए। पर साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को इस एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज जो ये नुकसान है वो 50,000 रुपये का होता है। तो इसको ध्यान में आप ज़रूर रखिए, और साथ ही अपने स्टॉप लॉसेस का ख्याल भी आप ज़रूर रखेंगे। पर इस बीच आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड स्तरों पे जो है आपको आते हुए दिख रहे हैं। जो टिक है इंट्राडे वो काफ़ी सराहनीय है। हालांकि हम पूरे हफ्ते जो है हमने रिकॉर्ड हाई बनाए हैं, पर फिर से एक बार रिकॉर्ड स्तरों पे आपको सेंसेक्स और निफ्टी आते हुए दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्त ज़रूर है, उसका मोमेंटम आज हम ट्रैक ज़रूर करेंगे। पर आज आपको पूरा क्रेडिट जो है एक्सेंचर के अर्निंग्स और इंडियन आईटी कंपनीज़ को ही देना होगा, वहाँ से भरपूर सपोर्ट है। इसके अलावा आज हम बात करें कई दिनों के बाद अक्षय एक स्टॉक आपसे समझना चाहेंगे, वो है GSPL, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है ये स्टॉक में एक मूव आया है। हालांकि पूरा जो इनसे डील से जुड़ी हुई खबरें थी, गुजरात गैस और GSPL जिस तरीके से रिलेटेड थे, उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में मजबूती ज़रूर थी, पर कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गया था पूरा मोमेंटम। अभी डे हाई के आसपास है। अक्षय कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? अक्षय क्या आप ओके
ऑलराइट, तो शायद अक्षय चले गए हैं, पर रचना जी आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि आप जीएसपीएल पे राय दे पाएंगे कि आज इस रीबाउंड को आप कैसे देख रही हैं? जी, जहाँ तक जीएसपीएल की बात है, तो जीएसपीएल में ये जो रिबाउंड रिबाउंड आ रहा है, अभी अभी ये शुरुआत है इसकी, और एक अच्छे खासे 3-4 दिन 5 दिन के बेस फॉर्मेशन के बाद शुरू हो रहा है, तो थोड़ी रिलायबिलिटी डेफिनेटली बन रही है यहाँ पे। जब तक ये काउंटर 406 के ऊपर रहेगा, तब तक ये रिलायबिलिटी बनी रहेगी। 406 के सपोर्ट के साथ अगर इसको लॉन्ग किया जाए, तो अपसाइड पे ये काउंटर 420 की तरफ जाने को तैयार है। वंस 420 रीच करेगा तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को बुक आउट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस है जिसके बाद थोड़ा बुल और बेयर के बीच में फाइट हो सकती है। 420 यानी मौजूदा लेवल से लगभग 8 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है, सस्टेन करता है, तब शायद और भी इसमें मूवमेंट दिखे। पर जो इंटरमीडिएट टारगेट है, इमीडिएट टारगेट आप कह लीजिए, वो लगभग 420 के आसपास आपको ध्यान रखना है। आज कुछ एक काउंटर्स में थोड़ी सी बिकवाली भी है। हमने कुछ लिकर काउंटर्स की बात करी। गोदरेज कंज्यूमर्स आज 3% नीचे है, और पावर ग्रिड में भी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली है। एक बार सुदीप आपसे समझना चाहेंगे, गोदरेज कंज्यूमर्स खास तौर से सुदीप अगर आप बता पाएं कि कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, और आज की 3% की वीकनेस को कैसे देखें, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सुदीप कि पिछली 3 बारी से ये जो स्टॉक है करीब 1350 के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है। पर क्या अब ये सपोर्ट वीक हो रहा है सुदीप? क्या यहाँ से थोड़ा बच के चले? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। सृष्टि, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हम चार्ट देख रहे हैं, तो जो स्टॉक में अब पिछले 3-4 दिन से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वहां पे मुझे लग रहा है ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा वाला सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि 1530 से लेके स्टॉक 1340 1350 तक गिर चुका है। और इसके पहले के जितने भी फॉल्स थे, ये इतने बड़े फॉल नहीं थे। तो ये पिछले 2-3 महीनों में जब जब स्टॉक ने ये हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया है, उसमें ये सबसे बड़ा फॉल है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा संभल के करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बॉटम में ऐड नहीं करना चाहिए। और लोअर लेवल्स पे 1300 और 1320 के लेवल्स ये स्टॉक में आ सकता है। थोड़ा सा हरी ना करे, 1300-1320 तक ये काउंटर जा सकता है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा और भी कमज़ोर हो सकता है ये काउंटर। तो इसमें आपके लिए राय पर क्या सुदीप, इन स्तरों पे कोई शॉर्ट की सलाह आप नहीं देंगे अगर ऐसे बढ़ते बाजार में किसी को हेज करना है तो? नहीं सृष्टि जी, सी एफएमसीजी स्टॉक्स में ज्यादातर आई नेवर रिकमेंड शॉर्टिंग, बिकॉज ये क्या होता है, ये जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो ये शायद से बढ़े नहीं, लेकिन फिर उनका गिरना भी कम हो जाता है, या फिर वो जो लोअर जो स्पीड ऑफ द फॉल है वो शायद से काफी स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे जो फास्ट पैसा शॉर्ट करने में बनता है, वो ऐसे काउंटर्स में कभी नहीं बनता है। तो जो आपके रियल एस्टेट काउंटर्स है, जो मेटल है, या फिर इवन सम बैंकिंग, तो ये और मिड कैप साइड पे जो एफएनओ के काउंटर्स है, वहां पे जो अगर शॉर्टिंग में भी करना है, तो वो सारे काउंटर्स में आपका जो शॉर्ट करने में जो पैसा जल्दी बनता है, वो एफएमसीजी काउंटर्स में शॉर्ट करने से नहीं बनता है। तो मैं हमेशा एफएमसीजी काउंटर्स में शॉर्टिंग के अगेंस्ट रहता हूँ कि वो बाय ऑन डिप करिए, जब जब आपको सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, तो पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से इसे ऐड करके रखे, ना कि इसे शॉर्ट करने के बारे में सोचे। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, अपना टेक ना ही सिर्फ गोदरेज कंज्यूमर्स पे बताने के लिए, बल्कि एफएमसीजी काउंटर्स में कब आपको शॉर्ट से बचना है और क्यों बचना है ये भी बताने के लिए। एक स्टॉक जिसको सिर्फ मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूँगी, वो है आयशा मोटर्स, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम इस पे बात भी कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट से भी सलाह ले रहे थे कि कैसा दिख रहा है ये स्टॉक। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर हमारे कल ही के शो में एक एक्सपर्ट ने बोला था कि 5000 के भी ऊपर ये स्टॉक जो है जा सकता है, और 5100 के उनके टारगेट्स थे। आप देखिए डे हाई पे आता हुआ आयशा मोटर्स लगभग यहाँ पे 1% की अभी भी तेज़ी है, और पिछले 2 दिनों में भी जो है मोमेंटम जो है इसमें बरकरार है। तो हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल सही जा रही है। हम भी कोशिश करते हैं कुछ एक स्टॉक्स उनके लिए हाईलाइट करने की, पर इस बीच एक स्टॉक जो कि ब्रेकआउट तो ज़रूर दे रहा है, पर इस ब्रेकआउट पे भरोसा कितना करें, इससे हमारे एक्सपर्ट की राय चाहिए। सुदीप, एक बार आप ही समझाइए कि आप टाइटन कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे। चौथा अटेम्प्ट है इसका सुदीप, जहां 3800 के पार ये निकलने की कोशिश कर रहा है, और फिलहाल तो कामयाबी हो रहा है। आप देखिए डे हाई पे आता हुआ ये स्टॉक। डायरेक्टर साहब, एक बार आप 6 महीने का चार्ट दिखाएंगे शायद, तो तस्वीर काफ़ी अच्छी दिखेगी। सुदीप, कैसे देख रहे हैं आप टाइटन को, और क्या इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें?
सृष्टि जी, टाइटन के बारे में हम बात करेंगे, और इसके पहले जो आप जो आइशर मोटर्स के बारे में बता रहे थे, क्या मैं उसके ऊपर कुछ ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सुदीप, आयशर मोटर्स पे भी बताइए बताइए अपना नजरिया। सृष्टि जी, यहाँ पे जो आइशर मोटर्स का एक लॉन्ग टर्म जो एक अप ट्रेंड में जो स्टॉक था मई 2023 से हम देख रहे थे 3200 से स्टॉक ऑलमोस्ट जुलाई फर्स्ट वीक तक ये 5000 तक आ चुका, तो उसके बाद ये पिछले 7-8 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था, और ये कंसोलिडेशन के बाद कंसोलिडेशन में भी जो बॉटम्स थे वो राइजिंग बॉटम्स थे, और जहां से बाइंग हो रही थी लोअर लेवल से, वहां पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हो रही थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे 1-2% या 3% का नहीं है, ये पोजिशनल ब्रेकआउट आ रहा है। जो हमने मारुति में मूव देखा, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, ये कुछ महीनों पहले ऐसे ही स्ट्रक्चर्स थे जहां से ब्रेकआउट आके स्टॉक 10-10%, 15-15% भी पोजिशनली चले हैं। तो अगर हमारे कोई भी दर्शक के पास अगर ये स्टॉक है, या फिर कोई किसी ने फ्रेश खरीदा है पिछले कुछ दिनों में हमारे ही चैनल पे रिकमेंडेशन सुन के, तो इसे बहुत जल्दी बुक करने की जल्दबाजी ना करें, इसे होल्ड करें। 4950 अब एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बना के रख ले, और जब तक ये होल्ड करता है तब तक पहला टारगेट 5200 और दूसरा 5400 भी यहाँ पे आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स करें, और बहुत ही अच्छा काउंटर है, फंडामेंटली भी अपने आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है। अब टाइटन की बात करते हैं, तो टाइटन में भी एक जो बढ़िया हम देख रहे हैं कि एक मूव आया था पिछले 6 महीने पहले, या इनफैक्ट लास्ट ईयर 2400 से लेके 3800 तक स्टॉक फरवरी में तक चला गया था। उसके बाद एक स्लाइडिंग मोमेंटम में था स्टॉक, 3200 3100 के लेवल तक भी आ चुका है। बट पिछले 6-7 हफ्तों से हमने यहाँ पे देखा है कि मोमेंटम ना ही स्ट्रांग हुआ है, पर काफी पिछले जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस थे, स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश अप मूव यहाँ पे आ सकता है। और जब लार्ज कैप्स की बारी है, ये पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स का ही एक एक करके चुन चुन के लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है, तो टाइटन भी कैसे पीछे रह सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, टेक्निकली भी अपने पिछले हाई के करीब ब्रेकआउट के कगार पे, तो यहाँ पे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से नजरिया होना चाहिए 3730 के सपोर्ट से 3950 और 4100 के लेवल्स भी यहाँ पे अगले 2 से 3 सप्ताह में आ सकते हैं। दी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोनों ही काउंटर्स पे देखिए राय दी। आयशर मोटर्स देखिए हम भी ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि एक बात ध्यान इसलिए भी रखनी होगी क्योंकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई पे है। ऐसे में क्या कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तो श्राद्ध का सीज़न चल रहा है, कोई ऐसी खास बाइंग हो नहीं रही है, पर 3 अक्टूबर से जो बाइंग की उम्मीद जताई जा रही है वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पे है। 2 व्हीलर्स एज अ सेगमेंट आप देखेंगे तो वो कई महीनों से एक अप ट्रेंड में है, और साथ ही जो पूरी कंजम्पशन स्टोरी है, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है। हालांकि आयशर के लिए हमेशा ये बात ज़रूर बोली जाती है कि अब कंपटीशन बढ़ रहा है, बजाज और टीवीएस साथ ही हीरो मोटोकॉर्प कई सारी बाइक्स ला रहे हैं जो कि ज़्यादा हैवी वेट्स बाइक हैं, ज़्यादा सीसी की बाइक्स हैं। बट ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आयशर मोटर्स की अभी भी लीडरशिप बरकरार है पूरे स्पेस में। तो आयशर मोटर्स देखते हैं कि क्या अब इसकी चलने की बारी आई है या नहीं। पर जी हाँ, चलने की बारी आज आईटी स्पेस की ज़रूर आई है, क्योंकि एक्सेंचर के नतीजों ने काफ़ी खुश किया है। आइए उसकी और डिटेल समझते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी जानकारी के साथ। वरुण। डेफिनेटली सृष्टि, तो नतीजों ने तो यहाँ पे खुश किया है, लेकिन साथ साथ जो बायबैक का ऐलान इन्होंने किया वो भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। अब नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं कि वहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। तो रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो करीब 2.6% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो करीब 5% के आसपास रही। सबसे अच्छी बात यह थी कि कंसल्टिंग बिजनेस जो कि पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार दबाव में था, वहाँ पे एक रिवाइवल देखने मिला, और करीब 0.8% के आसपास की ग्रोथ जो है कंसल्टिंग बिजनेस में देखने मिली है, जो कि एक सबसे अच्छी बात थी। सबसे बड़ा ग्रीन शूट जो है वो यही था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेड काउंट्स यहाँ अब ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एडिशंस हुए हैं। ये भी एक अच्छी बात है जो कि आपको एक दिशा बताता है कि शायद आईटी सेक्टर में उस तरह का दबाव नहीं है कि जहाँ पे ले ऑफ टाइप सिचुएशन हो, या फिर जिस तरह रिसेशन की बातें की जा रही थी वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी कारोबार में भी जो बुकिंग्स थी अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली। अब कुछ नेगेटिव बात करें तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज है वो थोड़ा कमज़ोर था, और वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। करीब 2% के आसपास की गिरावट जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वहाँ पे देखने मिली। मैनेजमेंट ने कहा कि डिमांड एनवायरनमेंट जो है वो अभी उसमें कोई खास बहुत बड़ा बदलाव जो है वो नहीं हुआ है, और गाइडेंस इन्होंने अभी भी 3 से 6% के आसपास की रखी है। हालांकि
स्ट्रीट ये अनुमान लगा रहा था कि शायद 4 से 7% के आसपास का गाइडेंस जो है वो ये कंपनी देगी। तो स्ट्रीट के अनुमान से थोड़ा कम गाइडेंस कंपनी ने दिया है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे देखें तो कहीं कहीं ग्रीन शूट्स भी देखने मिल रहे हैं, खासकर कंसल्टिंग बिजनेस में। और जाहिर सी बात है बाकी जो बायबैक का ऐलान इन्होंने किया उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने मिला और स्टॉक प्राइस में वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन IT कंपनीज पे भी देखने मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सेंचर के नतीजों का असर आपको इंडियन मार्केट पर दिख ही रहा है। हमने अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन भी किया है, आपने नोटिस भी किया होगा और अच्छे से लिख भी, पढ़ भी, समझ भी लिया होगा।